IVM। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस का इस शो को सपोर्ट करने के लिए। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने एक वीडियो सीरीज बनाई है बिहाइंड द जर्नी नाम से, क्रिएटिव और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिलचस्प लोगों के साथ। ये उनकी चकाचौंध से परे आम जिंदगी की कहानियां हैं। तो सुनते हैं एक झलकी अभिनेता जितेंद्र कुमार के एपिसोड से। इनिशियली जब मैं बहुत ऐसे कुछ चीज नहीं वर्क कर रही है एक्टिंग में, तो मैं बहुत पैनिक कर जाता था। तो काफी लोग मुझे सलाह देते थे कि नहीं, मतलब उतना पैनिक मत कर, मतलब धीरे धीरे ग्रो करेंगी चीजें। तो जिस तरह से तुम्हारा काम धीरे धीरे ग्रो करता है, एक दिन में नई चीजें मिलती हैं। आई थिंक तुम्हारा जो फाइनेंशियल साइड है उस पर भी तुम्हें ध्यान देना चाहिए, और वो भी धीरे धीरे डेवलप होता है, वो भी एक दिन में नहीं होता, और वो होने लगता है। तो जैसा कि जीतू ने कहा, संतुलित बढ़त अच्छा संकेत है आपके आर्थिक साधन के लिए भी और आपके सपनों के सफर के लिए भी। अब बिहाइंड द जर्नी के सारे एपिसोड्स देख सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के YouTube चैनल youtube.com/HDFC Life पर। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल सॉल्यूशन आपको मदद कर सकते हैं या नहीं। Terms and conditions apply. HDFC Life Insurance Company Limited, IRDAI registration number 101. भाई, हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, पीएम ने कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा, एक शब्द का प्रयोग किया था कि ऐसे पकोड़े वाले जो हैं, समोसे वाले हैं, वो भी एक रोजगार है और जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करते काफी टाइम पे। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसके बाद तो ऐसा पकोड़ा नॉमिक्स और पकोड़े वालों के इतने जोक वोक भी आने शुरू हुए, लेकिन उस संदर्भ में उस बात का क्या मकसद था, लेकिन बात में तो दम है। हाँ, वही तो। ये जानना हमें जरूरी है ना कि कितने लोग हैं फेरी वाले, जिसे कहते हैं हम दूसरी भाषा में, कि फेरी वाले, समोसे वाले, ये सब लोग कितने हैं भारत में, क्या काम है इनकी, समस्याएं क्या हैं, ये सब जानना चाहिए। बिल्कुल, और मतलब प्रधानमंत्री तक इनकी आवाज पहुंच गई है, तो मुझे लगता है इससे शायद उनका कुछ भला हो जाए, तो कितनी बढ़िया बात है। हाँ, तो उसी चीज के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट मौजूद है, प्रशांत नारंग। प्रशांत फेलो है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी दिल्ली में, एक लॉयर भी हैं और इन स्ट्रीट वेंडिंग पर और उनकी समस्याओं के बारे में काफी टाइम से काम कर रहे हैं इस पर। तो प्रशांत, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। थैंक यू सौरभ। हाय प्रणय। प्रशांत, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो फेरी वाला शब्द है, इसकी क्या लीगल परिभाषा क्या है? कौन होता है एक फेरी वाला? तो जो 2014 में संसद ने कानून पास किया था फेरी वालों के लिए, उसके हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फुटपाथ पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई उत्पाद बेचता हो या फिर कोई सर्विसेज भी ऑफर करता हो, चाहे वो फुटपाथ से कर रहा है या फिर किसी पब्लिक पार्क से कर रहा है या किसी प्लेन से कर रहा है, ऐसा हर एक व्यक्ति, बशर्ते कि वो किसी कोई परमानेंट सेटअप उसके पास नहीं है, जैसे कि पक्की दुकान नहीं है या कुछ पक्का वो सेटअप नहीं है, लेकिन टेम्परेरी सेटअप है या फिर वो चलते फिरते करता है, तो इसका मतलब वो रेडी वाला या फेरी वाला है। अच्छा, तो जैसे जो फुटपाथ पर या फिर ट्रैफिक सिग्नल पर जो बेचता है वह भी फेरी वाला हुआ, और जो फुटपाथ पर बेच रहा है कुछ अनपरमानेंट स्ट्रक्चर में, वो भी फेरी वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो 2014 से पहले इसकी कोई परिभाषा नहीं थी क्या? 2014 से पहले इसकी कोई परिभाषा, तो ऐसे लीगली कोई परिभाषा शायद से नहीं थी, लेकिन कुछ एक मे बी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स या हाई कोर्ट की जजमेंट्स में या फिर एक नेशनल पॉलिसी 2 बार आई थी, 2004 और 2009 में, उसमें कुछ एक लूप का कोई डेफिनेशन उसका शायद दिया गया हो, लेकिन ऐसे एक ठोस परिभाषा जो पहली बार 2014 के एक्ट में आई है, ऐसी परिभाषा मेरे नॉलेज में तो नहीं थी। अच्छा, ठीक है। तो इसमें मतलब जस्ट कंक्रीट एग्जांपल देने के लिए बेसिकली सर्विस हो गया, जैसे अगर कोई जूता पॉलिश भी कर रहा हो तो वो भी रेडी वाले या फेरी वाला जिसको बोलते हैं उसकी कैटेगरी में आएगा। कोई पकोड़े बेच रहा है तो वो भी आएगा, अगर कोई किताबें बेच रहा है तो वो भी आएगा, कोई मोबाइल रिपेयर शॉप किसी ने खोल दी है साइड में, या फिर बुक बाइंडिंग शॉप खोल दी है, ये सब के सब इसी कैटेगरी में आएंगे। हाँ बिल्कुल।
तो जो भी आपने उदाहरण दिए उसमें से तो ज्यादातर जैसे जो सामान बेचने वाले हैं वो तो लोगों को समझ में आता है कि ये फेरी वाले हैं। लेकिन एक जैसे आपने उदाहरण दिया जूता पॉलिश, अब जूता पॉलिश करने वाला हो सकता है कुछ बेच नहीं रहा है, सामान नहीं बेच रहा है, लेकिन वो एक सर्विस बेच रहा है, सर्विस ऑफर कर रहा है। राइट। तो जैसे वो जूता रिपेयर कर रहा है या फिर जूता पॉलिश कर रहा है, तो वो भी स्ट्रीट वेंडर एक्ट में आता है। अगर कोई रेलवे स्टेशन पे या फिर ट्रेन के अंदर गाना गा करके पैसे मांग रहा है तो उसको भी इस कैटेगरी में डालेंगे या फिर उसको हम बोलेंगे ये भिखारी है? एक्चुअली इस एक्ट में जहां तक मुझे ध्यान में है ये इंडियन रेलवे यानी कि ट्रेन में फेरी वाले को इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन जैसे कि नॉर्मल बसों में कोई आ रहा है या फिर रोड पे कोई आ रहा है, और मुंबई की लोकल में शायद मैं उसका श्योर नहीं हूँ कि मुंबई की लोकल ट्रेन्स में मतलब नहीं आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली एक्ट ने रेलवेज को एक्सक्लूड किया हुआ है और मुंबई की लोकल ट्रेन भी रेलवे के अंडर में ही आती है, पर मेट्रो ट्रेन में फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं। मेट्रो ट्रेन तो रेलवेज के अंडर में नहीं है। हाँ, लेकिन मेट्रो ट्रेन का अपना कानून अलग है और उस कानून में तो अंदर फेरी वाले आना कोई अलाउड नहीं है। चलिए डीटीसी की बस में तो अलाउड है। हाँ, उसमें अलाउड है, उसमें अलाउड है, तो उसमें फेरी वाला। हाँ, तो उसमें अगर कोई गाना गा करके पैसे मांगे तो उसको फेरी वाला ही बोलेंगे? ये बड़ा ही रोचक सवाल है कि गाना गाकर अगर कोई वो भिखारी है या वो फेरी वाला है। हाँ, ये थोड़ा हमने देखिए पकड़ लिया बीच में किसी पर होना तो चाहिए ना सौरभ, मतलब लॉ कहता है वो एक अलग बात है, लेकिन टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी एक सर्विस है। टेक्निकली ऐसा डिफरेंस है प्रणय कि आप कोई किसी इंडिविजुअल को सर्विस बेच नहीं रहे हैं। हाँ। एक तरह से आप एक पब्लिकली कुछ गा रहे हैं और फिर लोगों का वॉलंटरी वो है कि वो कितने भी पैसे आपको दे दें। हाँ। तो ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है उस सेंस में। और दूसरा इकोनॉमिक्स की तरफ से देखे तो इसमें एक एक्सटर्नैलिटी भी है ना कि आप गा रहे हैं उसकी वजह से कुछ लोग जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप अगर बूट पॉलिश कर रहे हैं तो परेशानी क्यों बोल रहे? वो लोग भी लुत्फ उठा सकते हैं फ्री में, ऐसा हो सकता है पर उनकी मर्जी से नहीं है जो भी है। ठीक। लेकिन कानूनी एंगल से अगर देखें तो मेरे ख्याल से जो गाना गाने का और पैसे लेने का जो ये ट्रांजैक्शन है, इसमें आप किसी की रिक्वेस्ट पर गाना नहीं गा रहे हैं, आप गाना बिना मांगे या बिना कहे आप गाना गा के और बाद में पैसे मांग रहे हैं, तो इसलिए ये मेरे को लगता है कि भीख की श्रेणी में ज्यादा आ सकता है बजाय की स्ट्रीट वेंडिंग की श्रेणी में। ठीक है, स्ट्रीट वेंडिंग की। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो गया। अभी नेक्स्ट इसमें जाते तो कितने फेरी वाले होंगे तकरीबन प्रशांत भारत में? इसकी कोई संख्या गणना हुई है क्या? नहीं, इसकी कोई संख्या या कोई गणना नहीं है, लेकिन शहरों के हिसाब से कभी कभी इसका एक कुछ एस्टिमेट आता रहता है। तो सरकारी आंकड़े जैसे मुंबई के बारे में बोलते हैं कि करीब 2.5-3 लाख के करीब मुंबई में फेरी वाले होंगे। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि 2-2.5 लाख तो दिल्ली में भी होंगे, और बाकी शहरों में कुछ 1,000, जैसे गुड़गांव का हमने कुछ चेक किया था आंकड़ा, तो गुड़गांव में हमने गवर्नमेंट ने जो सर्वे कराया उसमें पता चला कि कोई 16-18 हजार के करीब गुड़गांव में फेरी वाले हैं। तो लेकिन देश भर का आंकड़ा ऐसा कहना मुश्किल है कि कुल मिलाकर के कितने फेरी वाले होंगे। अच्छा, कोई अंदाजा भी नहीं है? जैसे लोग यूजुअली ऐसे अंदाजा लगाते हैं कि 1 करोड़ दुकानदार तो हैं इंडिया में। अच्छा, तो हर शहर का कुछ कुछ आंकड़ा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ऐसा कोई दिल्ली और बॉम्बे में क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड होती है और इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, इसलिए फेरी वाले बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे गुड़गांव की जब हमने स्टडी की तो अंदाजा जो हमारा लोगों का था कि भाई 25-30 हजार होंगे या शायद, तो क्या 2-2.5% का आंकड़ा एक तकरीबन हमारे सर्कल में फ्लोट करता है कि जितनी पॉपुलेशन है उसका 2% फेरी वाले होंगे। लेकिन गुड़गांव की जब हमने स्टडी की तो पाया कि वहां पर एक्चुअली 2% से भी कम निकले। अच्छा। तो वहां की पॉपुलेशन ये थी कि जैसे 10 लाख की पॉपुलेशन है तो 10 लाख में से 20,000 भी फेरी वाले नहीं थे, उससे भी कम थे। और कानून के हिसाब से वैसे 2.5% तक जो है आप एक जगह पर होल्डिंग कैपेसिटी वो कहते हैं या नॉर्म कहते हैं कि 2.5% तक तो आप एग्जिस्टिंग स्ट्रीट वेंडर्स को आप अलाउ करें। तो लेकिन 2.5% से यूजुअली ये कम है ऐसा लगता है ज्यादातर जगहों पर। अच्छा, ठीक है। वैसे 2% ले भी लें तो फिर काफी बड़ा नंबर है भारत के स्केल पर देखें तो।
हाँ, अर्बन पॉपुलेशन का 2% लेंगे तो कुछ बेसिकली अराउंड 30-40 लाख 50 लाख आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्या है कि बाकी सब शहरों में इतने फेरी वाले नहीं हैं जितने कि दिल्ली मुंबई में हैं। और दिल्ली मुंबई में भी वाकई में पॉपुलेशन क्या वो 2.5% है, ये भी मेरे को डाउट है ऐसा। ठीक। और थोड़ी सी फॉर्मलाइजेशन बढ़ ही रही है इकोनॉमी की, तो उससे फर्क पड़ ही रहा होगा। और हर जगह सड़कें खुद ही रहती हैं, उनसे बेचारे वो फिर कहाँ जाएंगे। और फुटपाथ कहाँ है सौरभ? बैंगलोर में तो फुटपाथ ही नहीं। फुटपाथ भी चाहिए ना, फुटपाथ पे कुछ धंधा करने के लिए। हाँ ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल था प्रशांत कि आमतौर पर मैंने देखा है कि फेरी वालों को दो तरीकों से देखा जाता है। एक तो एकदम नकारात्मक तौर पे देखते हैं कि फेरी वाले रोड या फुटपाथ ब्लॉक कर देते हैं, तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। या दूसरी तरफ से लोग थोड़ी दया दृष्टि की तरफ से देखते हैं, मतलब दयनीय हालत है उनकी, और लोग थोड़ी उस नजरिए से देखते हैं कि अरे धूप में खड़ा होके बेच रहा है कि कुछ चीज। लेकिन इनको लेजिटिमेट तौर पर बिजनेस कर रहे हैं उस तरीके से नहीं देखा जाता। तो आपने भी ये ऑब्जर्व किया है, और आपकी क्या सोच है इसके बारे में? प्रशांत, इससे पहले एक छोटा सा, क्योंकि आपने दिल्ली मेंशन किया, और ये तो एक और जो कैटेगरी हम कभी कभी जिनका शायद नहीं सोचते हैं, बैंगलोर में तो मैंने ऐसा ज्यादा नहीं देखा, जैसे दिल्ली में बड़ी जगहों पर वीकली मार्केट लगती है। तो वो सड़क को एक जगह रोक करके, जैसे वीर बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, इस तरह से नाम से अलग अलग जगहों पर बिल्कुल वो एक तरीके की ट्रैवलिंग मार्केट होती है। तो उन लोगों को भी एक तरह से फेरी वाला ही बोलते हैं, क्योंकि वो भी टेम्पररी दुकान है, लेकिन उनका वो लोग वैसे खोमचे वाले टाइप नहीं लगते हैं। वो लोग काफी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह जाकर के अपनी मार्केट लगाते हैं। हाँ, तो एक्चुअली फेरी वाले की परिभाषा में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो दयनीय स्थिति में होगा तो ही फेरी वाला है, या फिर वो अमीर नहीं होना चाहिए। हालांकि इस कानून एक कंडीशन है कि उसका कोई और बिजनेस नहीं होना चाहिए, पर फिलहाल में वो अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। पर आपने जो कहा कि वो सही है, दिल्ली में जैसे यहाँ पर वीकली मार्केट्स लगती हैं, तो वीकली मार्केट बिल्कुल हमारे कानून में उसको खास तौर से शामिल किया गया है। अच्छा। कि मोबाइल वेंड, यानी कि जो चलते फिरते काम करते हैं वो, जो एक जगह बैठकर करते हैं वो, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं वो, और जो सीजनल बाजार लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए होली की मार्केट लगी, दिवाली की मार्केट लगी, ईद की मार्केट लगी, करेक्ट, तो वो लोग इसमें शामिल हैं। मान लीजिए साल में कोई 3 दिन भी लगाता है तो वो भी इसमें शामिल है। ओके, चलिए, अभी ये मेरे को लगा ये शुरू में रिलेटेड था तो मैंने इंटरप्ट किया। तो हाँ, अभी प्रणय के सवाल पे वापस आते हैं। तो मैं बोल रहा था कि जनरली लोग या तो नकारात्मक तौर पे देखते हैं, या फिर देखते हैं कि काफी दयनीय हालत में है। तो आपकी क्या सोच है? तो ये डिपेंड करता है कि देखने वाले की, मतलब देखने वाला है कौन। तो जैसी आपकी आंखें होंगी आपको वैसा ही दिखेगा। तो जो लोग अपनी गाड़ियां फुटपाथ पर पार्क करते हैं दिल्ली में खास तौर से, उनको फेरी वाले सबसे ज्यादा चुभते हैं, क्योंकि एक तरह का कंपटीशन है, एक तरह का जीरो सम गेम है कि भाई फुटपाथ है, फुटपाथ पे बेचारे पेडेस्ट्रियन को जो पैदल पथ चलता है वो तो उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है। तो ये झगड़ा है दो लोगों के बीच में, एक तो गाड़ी पार्क करने वाले के बीच में और एक फेरी वाले के बीच में, जिसमें फेरी वाले का जो पलड़ा है वो बहुत हल्का है, और जो कार ओनर है उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि वो मिडिल क्लास है, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, और वो यूजुअली फेरी वाले को दबा देता है। तो उसको, ये जो तबका है, इसको फेरी वाले सबसे ज्यादा चुभते हैं। और यूजुअली लोग गाड़ी जो है अपने घर के आसपास में पार्क कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा फेरी वाले के कंपैरिजन में जल्दी एनक्रोच भी कर सकते हैं। वो कहीं से आएगा दूर से अपना घर से लगाने के लिए, उससे पहले आपने अगर उसकी जगह घेर ली तो सुबह लड़ाई झगड़ा कि अब कौन रहे यहाँ पे। हाँ, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपने जो बात मेंशन की, क्योंकि जब भी फेरी वालों के बारे में बात होती है, रेडी पटरी वालों के बारे में बात होती है, तो चाहे वो जजेस हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, या फिर चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, कोई भी सरकारी तबका हो, वो सबसे पहले ये बोलते हैं कि फेरी वाला एनक्रोचर है। तो ये एनक्रोचर शब्द फेरी वाले के लिए यूज होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास, मैं अपनी भी बात करूंगा, हम लोग अपने घर के बाहर अक्सर यहाँ पे पूरे रेसिडेंशियल जोन्स में, दिल्ली के सभी कॉलोनीज में, ज्यादातर कॉलोनीज में सब लोग अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, और एमसीडी इसका कोई चार्ज रेसिडेंशियल कॉलोनीज में नहीं लेती, और हम लोग कोई चार्ज ये एमसीडी को नहीं पे करते।
लेकिन हम लोग को मतलब मिडिल क्लासेस को कोई एनक्रोचर नहीं बोलता। तो ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल का निजी इस्तेमाल है, ठीक है। तो इट इज अ प्राइवेट यूज ऑफ अ पब्लिक प्लेस, और ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो कि पब्लिक प्लेसेस के प्राइवेट यूसेज हैं। तो मैं आपको और इस्तेमाल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए खास करके दिल्ली का तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर बारातें निकलती हैं, तो बारात जब निकलती है, बारात जो है वो एक प्राइवेट यूज है और ये सड़क पे निकल रही है। अब सड़क पे निकलने के लिए इसने कोई परमिशन किसी बारात की पुलिस वाले से नहीं ली जाती, मतलब ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपने बारात निकालनी है। आप दुनिया भर का ट्रैफिक जाम कर रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में तो कोई किसी ने कभी ये नहीं बोला कि भाई ये एनक्रोचमेंट है। ऐसा तो क्यों एनक्रोचमेंट नहीं है ये? भाई आप दुनिया भर का वहां पर ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखिए, जब शादी का सीजन होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं साये भारी है, मतलब है कि बहुत सारी शादियां एक दिन में है, और ऐसा अक्सर बहुत ही शुभ मुहूर्त वाले दिन होता है। और पूरा छतरपुर रोड, मतलब क्या है कि दिल्ली में ना बैंक्वेट हॉल्स जो हैं, फार्म हाउसेस जो हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर जगह पर हैं। छतरपुर के पास बहुत सारे हैं, मोती नगर के पास सारे बैंक्वेट लाइन एक ही लाइन में हैं। तो ऐसी जगहों पर तो आप मतलब सोच नहीं सकते कि जो उस रात को उस रोड की हालत होती है, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शादी तक पहुंच नहीं पाते और शादी खत्म हो जाती है, फेरे हो चुके हैं। मतलब ये क्या इंक्रोचमेंट नहीं है? लेकिन इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। और देखिए, आप अगर 4-5 लोग फुटपाथ पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो क्या ये निजी इस्तेमाल नहीं है कि सार्वजनिक स्थल का? तो ये भी निजी इस्तेमाल है। आप 15 लोगों की फैमिली इंडिया गेट के पार्क में पिकनिक मनाने बैठी है और ऐसी हजारों फैमिलीज आई हुई हैं और पूरा पार्क भरा हुआ है, तो ये भी निजी इस्तेमाल है। आप सार्वजनिक स्थल पर बैठे हैं और आप उसका निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम सब निजी इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग रिपेयर होती है तो उसके बाहर एक स्कैफोल्डिंग लगती है, चाहे वो बांस की लगे या लोहे की लगे आजकल, तो स्कैफोल्डिंग लगती है और बिल्डिंग मटेरियल आपका रोड पे पड़ा होता है। तो क्या ये निजी इस्तेमाल नहीं है? ऐसे बहुत सारे निजी इस्तेमाल हैं सड़कों के, फुटपाथ के, जो सब लोग करते हैं। लेकिन आंखों में चुपता कौन है? वो बेचारा रेडी पटरी वाला। तो ये और मैं बोलूंगा कि जो रेडी वाला होता है वो तो एक वो निजी इस्तेमाल ऐसा है जो कि लेकिन पब्लिक यूटिलिटी का है, क्योंकि वो बेच रहा है सामान तो पब्लिक के लिए बेच रहा है ना, तो उसकी एक यूटिलिटी भी है, क्योंकि जो आसपास लोग रहते हैं उनको कन्वीनियंस से कुछ सामान मिल रहा होगा ना। जी जी बिल्कुल। तो ये निजी इस्तेमाल में एक्चुअली एटलीस्ट कुछ पब्लिक गुड छुपा हुआ है, लेकिन किसी की गाड़ी पार्क करने में तो कोई पब्लिक गुड नहीं छुपा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा देखिए, हम गाड़ी तो पार्क करते हैं, गाड़ी पार्क करना एक, और उसके अलावा जब हम गाड़ी चलाते हैं सड़क पर, तो तब हम ये सोचते हैं कि अच्छा सड़क तो हमारे गाड़ी चलाने के लिए। अरे सड़क सिर्फ आपके गाड़ी चलाने के लिए नहीं है, सड़क पैदल चलने वाले के लिए भी है। सड़क जो सार्वजनिक परिवहन है, बसें हो गई, ऑटो हो गए, टैक्सी हो गई, उसके लिए भी है। तो जो पब्लिक स्पेसेस हैं, हम जब पब्लिक स्पेस को विजुअलाइज करते हैं तो हम अपने एंगल से करते हैं, सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में करते हैं। हम बाकी लोगों का उसमें क्या हिस्सा है उसको तो बिल्कुल भूल जाते हैं। नहीं, प्रशांत बहुत अच्छा आईना दिखाया आपने हम सबको, तो शुक्रिया उसके लिए। पर एक और बात थी इसमें सौरभ, जब आप कह रहे थे ना कि कुछ भला भी हो रहा है, लोगों का पब्लिक गुड हो रहा है उसमें, एक और चीज थी, जैसे वो जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट जब आई थी ये रेप और सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक रोड को सेफ करना है और रोड को सेफ करने के लिए स्ट्रीट लाइट जरूरी होते हैं, और अक्सर जहां पर ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वह अपने आप वो रोड थोड़ा ज्यादा सेफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे लोग हैं, थोड़ी रोशनी रहती है, तो वो भी एक थोड़ा सेकंड ऑर्डर फायदा हो जाता है। बिल्कुल, जहाँ बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो अपने आप सेफ्टी बढ़ जाएगी। जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन फिर वही बात आती है कि लोगों का देखने का नजरिए पर ये निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि रेडी पटरी वाले गंदगी फैलाते हैं। हाँ, लेकिन जब कार से काला धुआं निकलता है तो वो हमको नहीं दिखता कि भाई उससे जो एयर पोल्यूशन हो रहा है या उससे अगर कुछ वो हो रहा है प्रदूषण, तो वो चीज हम नहीं देखते। लेकिन रेडी पटरी वालों की गंदगी हमें पहले नजर आती है। अब उसमें मैं पॉलिसी एंगल से भी बात करूंगा कि रेडी पटरी वाले कई बार तह बाजारी, जैसे दिल्ली में है या फिर मुंबई में पावती का सिस्टम था, तो वो बेचारे पैसा भी देते हैं एमसीडी को, लेकिन फिर भी एमसीडी जो है वो अपनी सारी जिम्मेवारी रेडी पटरी वालों पर डाल देती है कि भाई सफाई रखना तुम्हारा काम है। अरे भाई, आप चार्ज किस बात का ले रहे हो? अगर आप उनसे फीस ले रहे हो वहां पे खड़े होने की,
तो फिर एमसीडी का क्या काम है? अगर एमसीडी हमसे पैसा लेती है तो सफाई करने की जिम्मेवारी उसी की है ना, अगर नहीं तो फिर पैसा किस बात का आप ले रहे हैं? तो सरकार ने अगर कुछ अपने जिम्मे काम रखा है, पैसा उस बात का ले रहे हैं, फी ले रहे हैं, लाइसेंसिंग फी या वेंडिंग फी, तो ये तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो सफाई भी करें और आपको फैसिलिटीज भी दें। बिल्कुल। जैसे मैं कहूंगा, अगर आप पावर कनेक्शन दे दें इतने सारे लोगों को तो कोयला और गैस वैस यूज करना कम हो जाए, अपने आप पॉल्यूशन धुआं भी कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। आप पैसे ले रहे हो तो एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी दे दो ना। बिल्कुल। तो प्रशांत, फिर कारण क्या है? आपको क्या लगता है क्यों इस नजरिए से अक्सर देखा जाता है कि इस वजह से क्या कि उनके पास पावर नहीं है, या फिर वो एक गुट नहीं है, उनका एक यूनियन नहीं है, इसलिए इजी टारगेट बन जाते हैं क्या वो? हाँ, ये जीरो सम गेम है, क्योंकि काफी लोग पब्लिक स्पेस के लिए, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पब्लिक स्पेस के लिए आपस में कम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी को गाड़ी की पार्किंग करनी है तो दुकानदार को अपनी दुकान आगे बढ़ा करके लगानी है, और सामने स्ट्रीट वेंडर भी बैठा है। तो ये बहुत सारे जो हैं इंटरेस्ट हैं जो आपस में कम्पीट करते हैं, और इसमें सबसे जो अभी कमजोर तबका फिलहाल है, सबसे कमजोर तो वैसे पेडेस्ट्रियन है, वो स्ट्रीट वेंडर से ज्यादा कमजोर है। स्ट्रीट वेंडर का फिर भी कहीं कहीं यूनियंस हैं, अच्छा, लेकिन पेडेस्ट्रियन की तो कोई यूनियन है ही नहीं। तो सबसे कमजोर जो मैं कहूंगा वो तो पेडेस्ट्रियन है, उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई उसका किसी किस्म का कोई ग्रुप नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर है। स्ट्रीट वेंडर ऑफकोर्स इसलिए कमजोर है क्योंकि एक तो वो गरीब है, उसको उतना अवेयरनेस, उतना नॉलेज नहीं है, और उसे इसलिए उसको ज्यादा दबाया जाता है। हालांकि कुछ यूनियंस हैं, कुछ कुछ एसोसिएशंस कहीं कहीं हैं, लेकिन सब जगह नहीं है। ठीक है। तो अब थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं प्रशांत, और कुछ दशक पीछे जाते हैं और समझते हैं ये सरकार और न्याय संस्थान कब से फेरी वालों के विषय में रुचि लेने लगे, ये इनकी समस्याएं कब आने लगी सरकार तक? जी, तो ऐसा है कि केसेस तो कोर्ट में शायद 60 और 70 के दशक में भी थे, लेकिन अभी जो सबसे मुख्य केसेस फेरी वालों के थे वो 80s में सुप्रीम कोर्ट में गए। और अगर आपको ध्यान हो तो 80s का ही दशक था, 80 का दशक था, जब सुप्रीम कोर्ट जो था वो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका के मोड में चल रहा था। तो वो सुप्रीम कोर्ट मतलब सीधे सीधे सवाल लिया और उस पर फैसला सुना दिया, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ उसको घुमा फिरा करके और कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहा था। तो जब फेरी वालों का केस गया, 2 केसेस गए, एक दिल्ली से और एक मुंबई से। तो जो बॉम्बे से केस गया था वो बॉम्बे हॉकर्स यूनियन ने फाइल किया। उन्होंने जो मुंबई म्यूनिसिपैलिटी का एक्ट है उसके कुछ सेक्शंस को, कुछ प्रोविजंस को उन्होंने चैलेंज किया। अब ये बोल के चैलेंज किया कि एक्चुअली क्या था कि जो बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी का एक्ट था उसमें कुछ प्रोविजन थे कि भाई वहां के कमिश्नर फेरी वालों को लाइसेंस दे सकता है और इसके लिए अपने कुछ बायलॉज बना सकता है कि वो कैसे लाइसेंस देगा। लेकिन इस एक्ट में कहीं ये निर्देश नहीं दिए गए थे कि वो लाइसेंस देने का आधार क्या होगा, लाइसेंस कितने दिन में देना पड़ेगा। भाई अगर आपको लाइसेंस नहीं देना है तो आप बोल दीजिए कि इतने दिन में, आप बोलिए कि हम लाइसेंस नहीं दे रहे हैं और इसका कारण ये है, कारण बता दीजिए। लेकिन वो कानून में ये सब बातें नहीं लिखी थी। तो उसका क्या मतलब है कि फिर आपने लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई किया तो आपको कभी जवाब ही नहीं आ रहा है, आप इंतजार करे जा रहे हैं, जवाब आ नहीं रहा है। आपने अप्लाई फॉर है, आपने अप्लाई किया हुआ लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। इसका मतलब है तब तक जब तक लाइसेंस नहीं है आप गैर कानूनी है। तो आप हमेशा ही गैर कानूनी है क्योंकि वो तो कभी जवाब देंगे ही नहीं, और वो जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ताकि वो आके आपसे रिश्वत ले सके। तो ये एक साइकिल है, और वो साइकिल में फायदा म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को ऐसा फायदा होता है कि अगर जब तक आप गैर कानूनी हैं आपको उनको जो है आपको पैसा खिलाना पड़ेगा। तो ये एक साइकिल बन जाती है और इसमें उनको गैर कानूनी, आपको गैर कानूनी रखने में बहुत फायदा है। तो इन्होंने ये प्रोविजन को चैलेंज किया। अब जो हमारे उस समय के जजेस थे वो बहुत ज्यादा समाजवाद से प्रभावित थे, और उस समय इमरजेंसी खत्म हुई और उस समय बहुत ज्यादा ये जनहित याचिकाओं का दौर चल रहा था। तो उन्हें लगा कि हमें किसी तरह से एक अलग तरीके से इस केस को निपटाना चाहिए, और उन्होंने म्यूनिसिपल बीएमसी, जो बॉम्बे की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, बृहन मुंबई नगर पालिका या जो भी उसका नाम था, उसको उन्होंने बोला कि आप इसके बारे में इनके लिए कुछ दिशा निर्देश बनाइए, कुछ गाइडलाइंस बनाइए, कोई स्कीम बनाइए। तो उन्होंने स्कीम बनाई। तो कोर्ट जो था वो बजाय कि
वो प्रोविजन वो संवैधानिक है या नहीं है, वो कानूनी रूप से सही है कि नहीं है। एक अपना जुडिशियल रिव्यू जो कोर्ट का संवैधानिक एक कर्तव्य बनता है, उसको छोड़कर कोर्ट जो है इनके दोनों के बीच में मध्यस्थता करने लग गई, एक तरह से मीडिएटर का रोल करने लगी, और उनको बोलती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि आप इनके लिए गाइडलाइन बनाइए, उनको बोलती है कि आप गाइडलाइन में बैठकर अपना पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए कि वो गाइडलाइन आपको पसंद है कि नहीं है। और कोर्ट ने जबरदस्ती एक स्कीम बनवाई और ये वेंडर्स को मतलब एक तरह से इसमें पुश किया कि आप ये स्कीम को जो है उसमें अपने इनपुट्स दीजिए, अपने कमेंट कीजिए और फिर ये स्कीम बन जाएगी और इससे आप रेगुलेट होंगे। लेकिन ये कोर्ट का काम नहीं था, कोर्ट का काम था जुडिशियल रिव्यू करना कि कानून सही है कि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, भाई आप सुप्रीम कोर्ट हैं और आपके संविधान के अनुच्छेद 32 में आप लिखा है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, जो आपके हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसकी जो सुरक्षा वो आपका कर्तव्य है। अगर कोई भी जो देश का नागरिक है आपके पास आता है, आप उसके मौलिक अधिकारों को की रक्षा कीजिए, बजाय वो करते कि आप सरकार को बताने वाले कौन है कि भाई आप ऐसा कानून बनाइए या वैसा कानून बनाइए। तो ये एक बार शुरू हुआ सिलसिला 1985 से। उसके बाद दिल्ली का एक बंदा गया, सोदन सिंह जनपद पर बेचारा एक यही रेडी वाला था जो सामान बेचता था, उसने भी ऐसे एनडीएमसी जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उससे अप्लाई किया। वो उसके पास पहले लाइसेंस था, उसने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, तो उसको रिन्यूअल नहीं मिला क्योंकि सारे जितने हमारे म्युनिसिपल कानून थे वो पुराने जमाने के 1911 के, जैसे पंजाब म्युनिसिपैलिटी एक्ट है, ये ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून थे। तो उसको भी रिन्यूअल का कोई जवाब नहीं आया। अब रिन्यूअल का जवाब नहीं आया, पुराना लाइसेंस एक्सपायर हो गया, रिन्यूअल दिया नहीं, इसका मतलब है कि वो गैर कानूनी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट तक बेचारा एक रेडी वाला सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है कि मेरे को रिन्यूअल नहीं मिला। तो कानूनी रूप से ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि भाई आपका कानून है इसमें कुछ सेफगार्ड नहीं है। जैसे कि आपने जब किसी चीज के लिए अप्लाई किया, उसका जवाब आपको देना बनता है, सरकार को देना बनता है, जो बाबू है क्लर्क उसको देना बनता है कि वो जवाब दे उस चीज का, या तो हाँ दे या ना में दे। अगर वो ना में जवाब दे रहा है तो उसको कारण बताए कि भाई मैं आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहा हूँ, तो हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में उसका जवाब दे। अगर वो जवाब में ना बोलता है तो उसका कारण बताए कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लाइसेंस खत्म हो गया, हम इतने लोगों को बिठाएंगे या ट्रैफिक कंजेशन, कोई तो जवाब दे उसका, वो जवाब नहीं दे रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बजाय कि ये पूछने के कि तुम जवाब इसका क्यों नहीं देते, वो एनडीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि साहब ये आपके पास आए कैसे, ये कौन से कानून में आपके पास आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आए हैं, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम ये सड़क पे बैठ के फेरी का काम कर सकें। तो एनडीएमसी का वकील बोलता है कि आपका कैसे मौलिक अधिकार है, सड़क पे बैठ के काम करना आपका मौलिक अधिकार है, ये कैसे हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को बोला कि इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बनाई ये सोचने के लिए कि क्या स्ट्रीट वेंडिंग जो है उसका काम करना क्या मौलिक अधिकार है। पर ये तो हमारा फंडामेंटल राइट में आता है ना, राइट टू कैरी एनी बिजनेस एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) में फ्रीडम टू परस्यू एनी प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ये 4 शब्द यूज किए। 4 शब्द इसलिए, ऐसे तो बोलने को एक शब्द बोल सकते थे ट्रेड, या एक बोल सकते थे बिजनेस, तो एक नहीं, उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शब्द इसलिए यूज किए कि कोई बाकी ना रह जाए। है ना, इसलिए 4 शब्द कि कुछ छूट ना जाए, कोई बाकी ना रह जाए। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 1989 में ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने 5 जज की बेंच बिठाई ये सोचने के लिए कि ये फंडामेंटल, भाई सब कुछ फंडामेंटल राइट है, सारा फंडामेंटल राइट है, सब तरह के ऑक्यूपेशन फंडामेंटल राइट है, सब तरह के ट्रेड फंडामेंटल राइट है। क्या इसका मतलब ये है कि आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान ये कहता है कि फंडामेंटल राइट तो है, आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन जो है एक रीजनेबल होनी चाहिए और दूसरा जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। और अगर वो रिस्ट्रिक्शन कुछ ज्यादती है तो कोई भी नागरिक जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ये कर्तव्य बनता है और ये गारंटी है अनुच्छेद 32 में, और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए मना नहीं कर सकता। उसको ये गारंटी देखनी पड़ेगी कि
ये जो रिस्ट्रिक्शन सरकार ने ये विधायिका ने लगाई है कि क्या वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं है और जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है, वो बजाय ये देखने के कि रिस्ट्रिक्शन कहाँ है, कौन सी है, रीजनेबल है कि नहीं है, या जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, ये देखने के बजाय सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है उन्हीं से, फेरी वाले से, कि तुम्हारा कौन सा फंडामेंटल राइट है, बताइए। तो 5 जज की बेंच बैठी, उन्होंने तय किया, फाइनली उन्होंने यही डिसाइड किया कि हाँ फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो होना ही था, पर टाइम पास हुआ। उसके बाद वो बहुत सारे लोग जो दिल्ली से फेरी वाले, जिन्होंने अपना केस, सिर्फ एक सूदन सिंह नहीं था, सूदन सिंह का तो एक था उसमें से, बहुत सारों में से और बहुत सारे लोग थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देने के बाद कि हाँ ये फंडामेंटल राइट है, और कहा कि इसके बाद एक जज या 2 जज बैठ के और बाकी के केसेस जो हैं इंडिविजुअल केसेस, उस पर अपना फैसला दें। लेकिन उसके बाद वो केसेस तो कोई जजमेंट नहीं आई, और बाकी उसके बाद के जो केसेस आए उसमें ये लिखा हुआ था कि ये 5 जज की बेंच के बाद वो सारे इंडिविजुअल केसेस जो हैं वो लोक अदालत में भेज दिए। और ये बात बहुत ही ज्यादा विचित्र है, क्योंकि अनुच्छेद 32 में जाने वाली रिट पिटिशन, आप समझ रहे हैं, आपके अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, हाँ। और अनुच्छेद 32 में लिखा है कि आपको गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट आपका केस सुनेगा, हाँ। वो गारंटी तो कहीं आप समझ लीजिए कि गटर में बह गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे केसेस उठा करके किसी लोक अदालत में भेज दिए। रिट पिटिशन का लोक अदालत में जाना, ये मैं तो इससे ज्यादा, मतलब आज तक कभी किसी ने इस बारे में, इतने बड़े बड़े लीगल जूरिस्ट हुए, आज तक किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की, भाई स्ट्रीट वेंडर का जो रिट पिटिशन है वो लोक अदालत में भेज दिया, किसी ने उंगली नहीं उठाई। अच्छा। हैरान, यहाँ बड़ी हैरानी की बात है। तो ये मतलब हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, वो अपने कर्तव्य से ऐसे मतलब उन्होंने जैसे कंधे पे थोड़ी सी आपके कोट पर धूल जमी हो और आप उसको ऐसे झटक के हिटा दें, ऐसा काम किया कि भाई ये केस कहाँ गए हमें तो पता ही नहीं है, और उसको लोक अदालत में ऐसे हल्के में भेज दिया उन्होंने। तो वो बताइए उनके मौलिक अधिकार का क्या हुआ? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये फाइनली फिर पार्लियामेंट तक एक्ट पहुंचा, 2012 में बिल आया, 2014 में पास भी हुआ, तो ये कैसे, किसकी आत्मा जागी फाइनली? ये एक्ट ऐसे आया कि सुप्रीम कोर्ट की ही आत्मा जागी। अच्छा। 25 साल तक 1983 या 85 से लेकर 25 साल तक ये दिल्ली और मुंबई के फेरी वालों के रेगुलेटर बन के बैठे थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद क्योंकि इन्होंने बॉम्बे हॉकर्स यूनियन का 1985 में एक दिशा निर्देश, क्योंकि जजमेंट तो वो होती है जिसमें आप किसी के अधिकार और किसी के कर्तव्य बताएं, किसी के राइट्स एंड लायबिलिटीज बताएं, कोई डिक्री पास करें, वो तो इन्होंने किया नहीं, ये तो स्कीम बनाने लग गए। उसके बाद दिल्ली के लिए भी इन्होंने स्कीम बनाई, बॉम्बे के लिए बनाई। फिर इन्होंने दिल्ली में बोला कि अच्छा हम ना किसी एक लोअर कोर्ट के जज को लेकर उसको भेजेंगे बाहर सर्वे करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सर्वे करा रहा है। बाप रे, मतलब बेसिकली उनको म्युनिसिपैलिटी चलाने का शौक हो रहा था। बिल्कुल उन्होंने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक विश्वनाथ रॉय करके एक चाय वाला था, हमारे प्रधानमंत्री भी चाय वाले रह चुके हैं, तो चाय वाले की कहानी सुनते हैं। ये विश्वनाथ रॉय एक चाय वाला था, ये अपना धंधा जो था चाय वाले से कपड़े का करना चाहता था। हाँ। तो यही 1993-95 की बात होगी, तब यही सुप्रीम कोर्ट का ये रेगुलेटरी वाला सीजन चल रहा था। तो उसने, विश्वनाथ रॉय ने एनडीएमसी में अप्लाई किया कि मेरे को अपना धंधा बदलना है, मैं चाय वाले का धंधा छोड़ के मैं कपड़े का धंधा करना चाहता हूँ। तो एनडीएमसी ने उसको यह जवाब दिया कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक थरेजा कमेटी बनाई है। थरेजा कमेटी एक्चुअली एक ही आदमी था, थरेजा, जो किसी दिल्ली में एक छोटा जज था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जज से उठा करके और सड़कों पर भेजा कि आप जाके स्ट्रीट वेंडर को गिनो, और उसका नाम हो गया थरेजा कमेटी। तो एनडीएमसी ने उसे थरेजा कमेटी के पास भेजा। थरेजा कमेटी की जब अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी, क्योंकि केस पे केस चल रहे थे, केस चल रहे, मतलब एक्चुअली उस केस में 2 पार्टियां नहीं होती थी, उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना दरबार लगाता था कानून बनाने के लिए, तो वो कानून बैठकर दिशा निर्देश दिया करता था कि आपको क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह की विधायिका भी हो गया और एक तरह से एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका भी हो गया। थरेजा कमेटी उसका विश्वनाथ रॉय का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गई कि भाई ये कपड़े का धंधा करना चाहता है, चाय का धंधा छोड़ के इसे परमिशन दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी और उसको बोला कि एनडीएमसी वैसे तो ये मामला तय करे,
और अगर एनडीएमसी जो भी तय करेगी वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को अलाउ करता है। अब ये क्या अजीब सी बात है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ये करता है। अरे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो कानून होना चाहिए। तो कानून तो बताइए कि कौन से कानून में एनडीएमसी, और जिस कानून में एनडीएमसी वो कर रही है कि क्या वो रीजनेबल, वो तो आपने तय ही नहीं किया 1989 में। अब आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो अब जो भी एनडीएमसी फैसला लेती है वो रीजनेबल होना चाहिए। तो मतलब ये क्या, किस तरह से फैसले हो रहे थे वो बिल्कुल समझ से बाहर है। लेकिन यही काम जो है सुप्रीम कोर्ट 2010 तक करता रहा। अब मान लीजिए कि एक बेचारा फेरी वाला, उसको धंधा बदलना है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जाके दरवाजा खटखटा रहा है। और अभी हमने ये बात डिस्कस की कि कितने लाखों वेंडर्स हैं। अब लाखों के लाखों समझ लीजिए, क्योंकि ना तो सालाना हर किसी का लाइसेंस बदलता है, रिन्यूअल होता है, कोई अप्लाई कर रहा है, और बाकी तो सारा जो कार्यपालिका थी वो पंगु हो गई, क्योंकि उनका तो, उनके हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं, सब तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। तो हजारों लाखों लोग जो थे सुप्रीम कोर्ट फेरी वाले जाने लगे 2010 तक। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट भी डर, शायद ऐसा दिख रहा था कि डर गया कि इतने सारे केसेस वो तय कैसे करेगा। तो फाइनली 2010 से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई इस पर सरकार कानून बनाए, कानून नहीं है कानून बनाए, ऐसा। लेकिन हालांकि ये बात उन्होंने, उनके रियलाइजेशन में आ गई, उनको समझ में आने लगी कि हम ये ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं कर पाएंगे और सरकार को ही इसे रेगुलेट करना पड़ेगा। न्यायपालिका वो उसको मतलब लेजिस्लेचर, विधायिका को पार्लियामेंट कानून बनाए या स्टेट की लेजिस्लेचर कानून बनाए और उसको कार्यपालिका उसको कार्यान्वित करे। तो ये समझ में 2010 से आने लगे और फाइनली 2013 में उन्होंने अपना आखिरी ऑर्डर पास किया इस मामले में, इस बनिस्बत कि 2009 में एक सरकार पॉलिसी लेकर आई थी कि सब उस पॉलिसी को लागू करें। प्रॉब्लम क्या थी कि क्योंकि स्ट्रीट वेंडिंग जो है वो म्यूनिसिपल सब्जेक्ट है, बिल्कुल। तो केंद्र के पास तो इसमें है नहीं ताकत कि वो इस पे कानून बनाए, मतलब संसद तो कानून बना नहीं सकती थी और बनाना चाहिए था राज्य सरकारों को। राज्य सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत इस मामले में अच्छा नहीं था कि वो कानून लाए। कुछ राज्य सरकार लेकर आई लेकिन सब नहीं लाए थे। तो जो केंद्र सरकार थी वो 2 बार इस पे पॉलिसी लेकर आई। एक बार पॉलिसी आई 2004 में, फिर पॉलिसी आई 2009 में। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि भैया 2009 की पॉलिसी को लागू किया जाए और जो भी उस पॉलिसी में है वो आप करिए, और नहीं करते तो फिर आप हाई कोर्ट में स्ट्रीट वेंडर जाके अपना लगा सकते हैं अर्जी कि भाई ये पॉलिसी के हिसाब से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो ये ऑर्डर पास करके, और उन्होंने कहा कि जब संसद अगर कोई कानून लाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो कानून के हिसाब से फिर हमारा ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर कानून अपना आप लागू करिए और फिर वो कानून शुरू होगा, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। और 2014 में, लेकिन अब इस दौरान में कंसल्टेशंस चल रही थी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ये यूपीआई की सरकार थी, यूपीए की, यूपीए 2 थी और उनकी अपना एक पूरी कमेटी थी एनएसी, नेशनल एडवाइजरी। तो कानून के ऊपर कंसल्टेशंस चल रही थी और फाइनली वो 2014 में ये कानून को लाया गया। ये तो बहुत दिलचस्प कहानी बताई प्रशांत आपने, और इसमें 2 चीजें मुझे ध्यान में। एक तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं उसका एक काफी अच्छा उदाहरण था इसमें जो कोर्ट ने किया, और दूसरा एक लाइसेंस राज फेरी वालों के लिए अभी भी चल ही रहा है वैसे। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको इसमें करेक्ट करूंगा। आपने कहा जुडिशियल एक्टिविज्म, पर मैं ये कहूंगा कि ये एक्टिविज्म से ज्यादा एब्डिकेशन था। अच्छा। एब्डिकेशन यानी कि जो उन्हें करना चाहिए था उससे अपना हाथ झटक लेना कि ये हम नहीं कर रहे। तो एक होता कौवा चला हंस की चाल, अपना काम तो छोड़ दिया उन्होंने जो उन्हें करना था, यानी कि जुडिशियल रिव्यू उन्हें करना चाहिए था, जुडिशियल रिव्यू किया नहीं, और वो क्या लग गए, वो बन गए रेगुलेटर, जो सरकार का काम था, और कानून बनाने लगे जो विधायिका का काम था। तो ये उल्टी गंगा थोड़ी सी बही। और दूसरी बात आपने कही लाइसेंस राज की, तो लाइसेंस राज कानून में फिर हम आते हैं कि इस कानून की क्या प्रॉब्लम है। तो लाइसेंस राज तो है इस कानून में, लेकिन ऐसा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन की भाई मतलब उसको अगर ये कहूं कि मैं, अच्छा उन्होंने ये बोल दिया कि थोड़े से स्ट्रीट वेंडर होंगे और बिल्कुल एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 2.5% की लिमिट बहुत ही जेनरस है ना। 2.5% का मतलब है कि काफी अच्छे खासे तादाद में स्ट्रीट वेंडर हो सकते हैं। पर ये नंबर भी तो थोड़ा रैंडम ही है ना प्रशांत, ऐसे तो किसी जगह पे 10% भी हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? हाँ, लेकिन ये इस कानून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये नंबर रैंडम है, पर एक नंबर रैंडम नंबर देने का भी एक फायदा है। फायदा ये है
कि यूजुअली स्ट्रीट वेंडर मान लीजिए कि 1.5-2% अक्सर होते हैं, तो 2.5% की लिमिट तो बहुत ही जेनरस है। तो 2.5% यूजुअली हमने जहां भी जो भी थोड़ा हमारा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, तो ज्यादातर जगहों पे स्ट्रीट वेंडर 2% से थोड़ा कम ही होते हैं। और 2.5% का मतलब है कि जितनी एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं उनको आराम से फॉर्मलाइज किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या इस एक्ट की नहीं है। हालांकि शुरू में मेरे को भी ये लगा कि ये नंबर फिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब किसी भी सेक्टर में तो हम नंबर फिक्स नहीं करते, तो इसमें क्यों करेंगे। पर वो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप अगर इस कानून का अगर टाइटल देखें तो टाइटल में बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रीट वेंडर, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। और इसमें एक धारा, इसमें एक प्रोविजन है भी सही। उसमें ये लिखता है कि जब तक स्ट्रीट वेंडर का सर्वे नहीं हो जाता तब तक आप किसी भी फेरी वाले को आप इविक्ट नहीं कर सकते, आप निकाल नहीं सकते, आप हटा नहीं सकते। अच्छा। हाँ, तो ये तो बड़ा जोरदार सेक्शन है, बहुत मतलब आप कह रहे हैं कि जो म्युनिसिपैलिटी है उसे एक सर्वे करना पड़ेगा, सबकी गिनती करनी पड़ेगी, और फिर अगर वो 2.5% से ज्यादा हुए तो कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा, ऐसा? हाँ, 2.5% का तो नॉर्म है ही, लेकिन उसके अलावा भी इविक्शन करने के तरीके हैं। पब्लिक पर्पस के लिए या कुछ और आपको काम कराना है या फिर और कोई जगह वाजिब नहीं है तो आप उनको हटा सकते हैं, लेकिन हटा तब तक नहीं सकते जब तक सर्वे ना हो जाए। तो गिनती करनी बहुत जरूरी है, मतलब कि वो गणना होनी तो बहुत जरूरी है, वो तो होगी, लेकिन उसके पहले आप नहीं निकाल सकते, उसके पहले तो आप निकाल ही नहीं सकते। अच्छा। बाद में आप कई किसी बहुत सारे आपके कारण हो सकते हैं उनको हटाने के, लेकिन उससे पहले आप किसी कीमत पे नहीं निकाल सकते, ऐसा उस कानून में लिखा था। तो ये चीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन थी। तो ये देख के हमें बड़ी खुशी हुई कि ये बहुत स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि सर्वे से पहले आप किसी को नहीं निकाल सकते। और सर्वे के बाद, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, 2.5% का नॉर्म है, इसका मतलब एग्जिस्टिंग वेंडर के 2.5% तो फॉर्मलाइज करने ही पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब समस्या जो सबसे बड़ी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए सर्वे करना है, लेकिन अगर सर्वे नहीं करते तो क्या होगा? तो निकाल नहीं सकते। हाँ, आप निकाल तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप सर्वे कर ही नहीं रहे, आप अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, तो आपके सर पे कौन सा डंडा पड़ने वाला है? कोई भी नहीं, कुछ नहीं होने, कोई पत्ता यहाँ से वहां नहीं हिलेगा। और लोग, रिश्वत चलती रहेगी, रिश्वत खाते रहेंगे, वो सब तो उनको फायदा होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो रिश्वत जो चल रही है वो तो आपका सिस्टम बखूबी चलता ही रहेगा। और आपको सर्वे करना है, लेकिन ना करने पे आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है, उसमें लिखा है कि पुलिस स्ट्रीट वेंडर को हैरेस नहीं करेगी या ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर करती है तो उसके ऊपर तो कोई पेनल्टी नहीं है। उसमें लिखा है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको इस कानून के अंदर में रूल बनाने हैं और स्कीम बनानी है। तो ठीक है, बनानी है 6 महीने में बनानी है, और उसमें लिखा है कि 1 साल में बनानी है, लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मतलब आप ये देखिए कि जो फेरी वाला है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उसकी 2 सबसे बड़ी समस्याएं थी। एक कि उसको परेशान किया जाता है, उसको हैरान परेशान किया जाता था, उससे रिश्वत ली जाती थी, नंबर 1। नंबर 2, उसको आर्बिट्रली हटा दिया जाता था कि भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, हट जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर रिश्वत नहीं दी उसको हटा दिया जाएगा। तो ये 2 समस्याएं थी, इसलिए कानून का नाम था प्रोटेक्शन, द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। तो प्रोटेक्शन, भाई आप किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप गुंडे बदमाश से प्रोटेक्ट कर रहे हो क्या? तो प्रोटेक्शन यूजुअली कहां पर होता है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी में प्रोटेक्शन होता है, इंडियन पीनल कोड में। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? चोरों से, डाकुओं से, ठगों से, रेपिस्ट से, इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये तो एक ऐसा सिविल कानून है जिसमें प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो किससे प्रोटेक्शन की बात हो रही है? या तो बाबू से प्रोटेक्शन की बात हो रही है, आपका सैनिटेशन इंस्पेक्टर, म्युनिसिपल इंस्पेक्टर, और पुलिस से प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो फिर वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपका रक्षक भक्षक बना बैठा है, तो उसके सर पे आप कौन सा डंडा लगा रहे हो? ये तो बताओ आप। इस कानून में क्या उनके ऊपर कोई पेनल्टी है? क्या कोई उसके ऊपर कोई अपराध की कोई श्रेणी आपने बनाई है? कोई ऑफेंस बनाया आपने? इस कानून में कहीं कोई ऐसा ऑफेंस या कोई ऐसे उन्होंने नहीं बनाया कि अगर म्यूनिसिपैलिटी का बाबू रिश्वत ले रहा है या उसको हैरेस कर रहा है या उसके लाइसेंस का जवाब नहीं दे रहा, उसकी लाइसेंस की एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे रहा, तो आप उसमें लिख दो ना कि भाई लाइसेंस का जवाब नहीं आ रहा। अगर 1 हफ्ते में जवाब नहीं आता या 15 दिन में जवाब नहीं आता, तो मतलब उसको लाइसेंस मिल गया, डीम्ड अप्रूवल कर दो आप। ना तो आपने इसको डीम्ड अप्रूवल किया, ना आपने पुलिस के लिए या फिर म्यूनिसिपैलिटी की जो हैरेसमेंट है
उसके लिए आपने कोई ऑफेंस क्रिएट किया, तो ये कैसा प्रोटेक्शन है? हाँ। तो मुझे ये बताइए प्रशांत कि यूजुअली जब स्टेट से जो प्रोटेक्शन है वही तो फंडामेंटल राइट होता है, तो फिर अलग एक्ट की जरूरत ही क्या थी? हाँ, तो नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपका तो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस नॉट जस्ट दैट, राइट टू लाइवलीहुड भी जो होता है, तो मेरे पास लाइवलीहुड का भी राइट है ही। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपका फंडामेंटल राइट एक निहित है इंफॉर्मेशन का, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको सरकार ऐसे नहीं देती, तो उसके लिए कानून बनाया कि इंफॉर्मेशन आपको सरकार कैसे देगी। तो कानून का नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसमें ये दिया गया कि सरकार आपको ऐसे करके इंफॉर्मेशन देगी, भाई आप एप्लीकेशन लिखोगे, 10 रुपए का पे ऑर्डर लगाओगे, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, अगर नहीं देगी तो उस सरकारी कर्मचारी पे 250 रुपए पर डे का जुर्माना लगेगा। ठीक है, ठीक है, इस कानून की जरूरत होती है। अब यही बात आप लाइवलीहुड पर लाइए। ठीक, लाइवलीहुड में आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई आप रजिस्टर करिए, आप लाइसेंसिंग सिस्टम आपने रखा है तो ठीक है, आप रजिस्टर करके आप लाइसेंस बांटिए, लॉटरी से बांटिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से बांटिए, जैसे मर्जी बांटिए। पर अगर आप लाइसेंस नहीं दे रहे हो, बिना कारण बताए नहीं दे रहे हो, तो भाई आपके खिलाफ कोई एक्शन तो हो। नहीं तो आप कैसे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारा फंडामेंटल राइट तो आपने फ्रस्ट्रेट ही कर दिया ना। राइट, कहाँ है? और आपने किसी दिन किसी वीआईपी मूवमेंट के लिए सारे रेडी वालों को हटा दिया, तो उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हो कि नहीं उस दिन के लिए? अरे उस दिन तो छोड़िए सौरभ, यहाँ तो रोज ही हटाए हैं, रोज आप सरोजिनी नगर दिल्ली में आप आकर के देखिए कि ऐसे होता है कि जैसे चूहों के ऊपर एक बिल्ली छोड़ दी गई हो। हाँ, मतलब उनकी आप ये ह्यूमन डिग्निटी की बात जजमेंट्स में करते हैं। अरे आप ह्यूमन डिग्निटी कहाँ है हमारे देश में? कौन सी ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहे हैं? वो तो सिर्फ जजमेंट्स में आप सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख देते हैं, वो कागजों में, और यही वो जज हैं जो फिर उनके लिए उनकी मदद को जुडिशियल रिव्यू करने के लिए नहीं आते। वही जज है ये वही जज हैं जो लिखते तो हैं ह्यूमन डिग्निटी के बारे में, बड़े लंबे चौड़े आख्यान लिख देते हैं, लेकिन स्ट्रीट वेंडर के अधिकारों की सुरक्षा की जो गारंटी अनुच्छेद 32 में है उसको वो पूरा नहीं करते। ये बहुत 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 ज्यादा हमारे देश के यही दुर्भाग्य है। तो ये मुझे लगता है हमने काफी लेकिन जुडिशियल फेलियर की बात करी, और जुडिशियल फेलियर बिल्कुल है इसमें। संविधान बिल्कुल लोगों को हक देता है, और संविधान आपको जिस चीज का हक देता है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट को ही गुहार लगाएंगे। लेकिन इतने सारे लोगों का हक की बात है, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा क्यों नहीं? नहीं, वही तो मैं आपको बताया, आपने जुडिशियल फेलियर तो बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन जो कानून है वो तो विधायिका का प्रोडक्ट है ना, संसद का प्रोडक्ट है। नहीं, पर वही मैं कह रहा हूं कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है? नहीं, देखिए वो चुनावी मुद्दा जो था, प्रॉब्लम ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टेट लिस्ट में आता है, क्योंकि म्यूनिसिपल, मैं कहता हूँ आम आदमी को तो इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ पार्टियां सब जगह सब हैं, और सब अगर वो सब जगह नहीं भी होती है तो उनकी थोड़ी पहुंच तो होती है, क्योंकि आप कोई ना कुछ करके आप, अब जैसे जितने भी वर्कर्स हैं उनके लॉ चाहे स्टेट के हो चाहे सेंटर के हो, उनकी यूनियन होती है, कम्युनिस्ट पार्टी जाकर के पूरा भारत बंद करा देगी भाई, है ना? कि अगर उनके लिए कुछ क्या कहते हैं, एक एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन हो रही हो, लाखों रुपए कमाने वाले लोग हैं, उनको भी लगता है, डर लगने लगता है कि हमारी नौकरी तो नहीं जा रही है। तो ये बेचारे जो सैकड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई पार्टी है नहीं हिंदुस्तान में, या ये वैक्यूम है कि जिनके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पॉलिटिकल, या ये वाला गैप इतना बड़ा गैप क्यों है? अगर हम कहते हैं कि मतलब हिंदुस्तान में भी अगर 40-50 लाख लोग भी हैं, कोई कम लोग तो नहीं, और खासकर शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो एटलीस्ट उस शहर की पार्टियां तो इनके लिए काम करना चाहिए ना उनको। हाँ, तो देखिए पार्टी किसके लिए काम करती है? वोटर के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्ट्रीट वोटर है, क्योंकि इसमें काफी सारे तो माइग्रेंट होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अच्छा, हाँ ये ठीक आपने बोला, है ना? तो अभी जैसे आप देखिए बॉम्बे में वो क्या बोलते हैं कि भाई जो वही यहाँ पर स्ट्रीट वेंडिंग करेगा जो जिसके पास डोमिसाइल होगा। डोमिसाइल का क्या मतलब है? 15 साल से बॉम्बे में रह रहा हो, यानी कि वो मराठी मानुस हो। ऐसा है क्या प्रशांत, ऐसा है क्या वहां पर स्ट्रीट वेंडिंग भी नहीं कर सकता माइग्रेंट? हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगे उन्होंने बॉम्बे में। हिमाचल हाईकोर्ट ने जजमेंट दी शिमला में कि ये बाहरी आकर के शिमला में क्यों स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं। ये हिमाचल हाईकोर्ट की जजमेंट है, कानून आने के बाद की। बाप रे, ये तो पूरा का पूरा संविधान का मतलब धज्जियां एकदम।
हाँ, वो तो बहुत पहले से उड़ रही है। मतलब हाई कोर्ट खुद ही धज्जियां उड़ा रहा है, तो ये तो मतलब इससे तो ये तो थोड़ी शर्म की बात है। पर हाँ, तो लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता, मतलब आप भी लॉयर हैं वैसे, मतलब वहां जो लॉयर आर्ग्यू करते हैं वो बोलते नहीं है जज को कि आपको शर्म आ रही है कि नहीं? अरे वो दूसरी साइड का भी तो लॉयर होता है ना, वो तो उसकी ईगो मसाज कर रहा होता है कि नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर जो इस साइड का लॉयर है उसने अगले केस में भी तो उसी जज के आगे खड़े होना है, वो कैसे बोलेगा कुछ। वैसे प्रशांत, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया इस पर, अब हम लोगों ने रिश्वत की बात की, पर तकरीबन कितनी रिश्वत होती है, ये ऐसा कुछ अंदाजा है क्या इसका? हाँ, वो तो देखिए कि किस शहर में कौन सी लोकेशन में कौन सा स्पॉट आपके पास है, उसकी क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से रिश्वत होगी। तो आप अगर बहुत ही प्राइम स्पॉट पर हैं तो उसकी रिश्वत ज्यादा होगी, आप किसी सस्ती जगह पे तो रिश्वत कम होगी। तो जैसे वेस्ट दिल्ली में मैंने एक जगह पूछा तो बोलते हैं कि हमें महीने में करीबन मिला जुला कर सबको 3,000 के करीब देना पड़ता है। और इसमें पुलिस और म्युनिसिपैलिटी दोनों को देना पड़ता है। म्युनिसिपैलिटी है, लेकिन कुछ ऐसे दिल्ली की प्राइम मार्केट्स हैं जहां पर अगर आप किसी दुकान के आगे फेरी लगाते हैं, मतलब आप दुकान के आगे पटरी लगा रहे हैं, तो वो दुकान वाला भी आपसे पैसे लेगा। तो वो हो सकता है कि और भी ज्यादा हो, क्योंकि अगर अच्छी मार्केट है तो हो सकता है दुकानदार आपसे 600, 800, 1,000 रुपए पर डे भी ले सकता है। एक तरीके का रेवेन्यू शेयर ले लेगा वो। हाँ, वो कोस थियरम हो गया सौरभ। हाँ, बिल्कुल। वो बेसिकली आपसे जो है वो आपकी नो ऑब्जेक्शन, आप उससे खरीद रहे हैं। तो अच्छा, मुझे इसमें ये बताओ कि ये जो लॉ आने से, मैं थोड़ा उल्टा सवाल पूछता हूँ कि शायद ठीक है रिश्वत लेना देना तो गलत बात है, वो शायद इलीगल है, पर मैं कहता हूँ क्या वो इलीगल सिस्टम ये घटिया लीगल सिस्टम से बेहतर था, जिसमें मतलब ये जो लीगल सिस्टम है ये तो एकदम ही घटिया है, इसमें तो मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो ये किस तरीके का हास्यास्पद लीगल सिस्टम बना है। तो इससे अच्छा एटलीस्ट इलीगली भाई आदमी जो है जितना ठीक है, जहां पे जितनी इकोनॉमिक वैल्यू है जगह की, आप पैसे दे रहे हैं वो गलत आदमी को दे रहे हैं, पर जो आदमी रेडी लगा रहा है उसके तरफ से तो ठीक है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। मैं आपकी बात समझ गया, तो मैं आपकी बात से सहमत होता, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि सर्टेनिटी चाहिए बिजनेस में, और लॉ में सर्टेनिटी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि आपको एक श्योरिटी, एश्योरेंस चाहिए। होता क्या है सरोजिनी नगर में, अब वो बेचारे पुलिस को भी पैसा देते हैं, वो दुकानदार को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से एमसीडी की कमेटी आ गई। कमेटी का मतलब है कि वो टेम्पो आ जाता है, उसपे बहुत सारे वो एमसीडी के मुलाजिम होते हैं, और वो आके आपका सामान ऐसे छीना झपटी करके और उठा करके अपने ले जाते हैं जैसे कोई लूटपाट हो रही हो। वो अगर कोई हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा देखा है ना, तो उसमें वो दिखाते हैं कि वो एक फौज आई और वो पूरा का पूरा गांव लूट कर ले गई। तो वो ऐसा उसमें सीन होता है कि वो एमसीडी वाले आए और सामान उठा उठा के छीन कर और वो ट्रकों में फेंक रहे हैं और टूट रहा है उनका सामान, और ले जाकर के उन्होंने अपने जंक यार्ड में फेंक दिया, और उसके बाद आप सामान छुड़वाने में कवायद में लगे रहे, वो आपको सामान नहीं देंगे। ये रिश्वत देने के बावजूद है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप अगर लीगल वे में नहीं दे रहे हैं तो वो पैसा आपको उसके राइट्स नहीं मिल रहे हैं उस पैसे की वजह के एवज में, गारंटी नहीं मिल रही। और बिजनेस में तो बिजनेस कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना बिजनेस कंटिन्यूटी के क्या बिजनेस है। आप ये देखिए, आप ये सोचिए, मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज वो गारंटी अगर जो है हमारा सिस्टम अगर दे दे स्ट्रीट वेंडर को, तो स्ट्रीट वेंडिंग में तो आप क्या समझ रहे हैं कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा ये बड़ी लाल और ये आइसक्रीम के जितने ब्रांड्स होते हैं, मदर डेयरी हो गया या दूसरे जो ब्रांड्स हैं प्राइवेट ब्रांड्स, वो ये रिक्शा देते हैं ना, आप आइसक्रीम के जो ठेले देते हैं, हाँ देखें, ये तो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी इन्वेस्ट करके रिक्शे बना करके उनको देती है। तो ये सिर्फ आइसक्रीम वाले क्यों देते हैं, और लोग भी देंगे। सब्जी वाला मान लीजिए सफल वाला देगा, या और कोई जो ब्रांड्स हैं वो अपने अपने उनको ठेले बनाकर कार्ट्स बनाकर देंगे, लेकिन वो क्यों नहीं देते? क्योंकि एमसीडी वाले या दूसरे जो आपके शहरों के म्यूनिसिपैलिटी है वो छीन कर इनसे ले जाती है और इनको तोड़ कर फेंक देती है। तो जब तक ये एश्योरेंस नहीं होगी हमारे देश में, वो गारंटी की जो हम बात कर रहे हैं वो गारंटी नहीं होगी, तो कौन इन्वेस्ट करेगा? और फिर आप कहते हैं भैया ये जो फेरी वाले हैं ये शहर की बदसूरती है। तो ये प्रशांत एक चीज मैं बोलूंगा, शायद ये क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे में शायद ये दिक्कतें ज्यादा हैं, और दिल्ली बॉम्बे में शायद थोड़ा इस तरीके का बिहेवियर ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बैंगलोर का एक्सपीरियंस बताऊंगा, यहाँ पर लोकल म्युनिसिपैलिटी और पुलिस इतनी बदतमीजी से पेश नहीं आती। हाँ, वो प्यार से बिल्कुल भी नहीं, वो प्यार से भी नहीं भगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े समझदार लोग हैं, उनको पता है कि ये रोज बैठेगा तो रोज पैसे देगा ना। हाँ, रोज पहले प्यार से रोज की रिश्वत लेते होंगे।
हाँ, लेकिन उसके बाद उस जो बंदा बैठता है उसको श्योरिटी होती है कि मैं रोज बैठ सकता हूँ। सही सही, लेकिन बिजनेस कंटिन्यूटी पे यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ी जो रिश्वत है उसकी थोड़ी वैल्यू है, मैं बोलूंगा तो। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दिल्ली में और बॉम्बे में जो है ना, वो RWA की तरफ से है, सिटीजन एसोसिएशन की तरफ से, वो कंप्लेन्स करते हैं, इसीलिए इनको एक्शन लेना। अच्छा, और दिल्ली में थोड़े चौधरी भी ज्यादा बैठे हैं ना, कोई भी आकर के बोलेगा भाई मैं ही चौधरी हूँ, चलो मैं हटा रहा हूँ तुमको। हाँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, कि ये मेरे को इस चीज पे आए, चलिए अभी एक्ट तो अभी बन गया है और वो जैसा भी है एक्ट, लेकिन एक म्युनिसिपल एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो ये तो थोड़ी बेवकूफी की चीज है, पर चलिए जैसा भी हुआ है। और उसके बाद ऑब्वियसली फिर वो इस तरह से बनाया गया कि अब सब लोग उसको इम्प्लीमेंट करें। तो एक सीसीएस ने एक अच्छा इंडेक्स बनाया है कि भाई उसका इम्प्लीमेंटेशन का इंडेक्स एक तरह से ना, तो उसके बारे में कुछ बताइए जरा कि ये इम्प्लीमेंटेशन का इंडेक्स क्या है और आपने इंडेक्स में क्या देखा है, ये लागू हो रहा है पूरे देश में और किस तरह से लागू हो रहा है। तो क्वालिटी तो चलिए हमने डिस्कस कर लिया कि क्वालिटी तो बेकार है, पर जैसी भी क्वालिटी है वो एटलीस्ट आ रही है अमल में कि नहीं आ रही है। हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने एक्चुअली 2009-10 से हम लोग ना जयपुर में सीसीएस वाले काम कर रहे थे। मैं तो सीसीएस 2013 में ज्वाइन किया, तो ये वेंडर्स के साथ काम करते थे। फिर इन्होंने राजस्थान में काफी इसके लिए कवायद की कि कानून आए। राजस्थान वालों ने अपना कानून बनाया, उसके बाद देश की संसद ने कानून बनाया। तो 2014 में कानून आया, मैं उस टाइम सीसीएस में कार्यरत था। तो बहुत खुशी हुई कि संसद ने ऐसा कानून बनाया। हालांकि वो बात है कि उसके क्षेत्र में आता था नहीं आता था, कॉम्पिटेंस और जुरिस्डिक्शन था या नहीं था, लेकिन चलिए ये सोचा कि भाई स्ट्रॉन्ग कानून है तो ये आया है। तो हमको लेकिन खबरें आती थी जयपुर से कि इविक्शन होता है अभी भी, लेकिन कानून में तो लिखा है कि इविक्शन हो नहीं सकता जब तक सर्वे नहीं हुआ। तो इविक्शन कैसे हो रहा है? तो हमने सोचा कि हम जाके चेक करके आते हैं। तो हम एक दिन जनवरी में जयपुर गए और हम वेंडर से मिल रहे थे, तो इतने में वेंडर लीडर के पास फोन आया कि अभी फलानी जगह पर इविक्शन हो रहा है, आप तुरंत आइए। हम तुरंत वहां पहुंचे, तो वहां पर जयपुर में बोलते हैं थड़ी मतलब उन्होंने थोड़ा सा एक वो बना रखा होता है जिसपे वो खड़े होकर बैठ करके अपना सामान लगा करके काम करते हैं। तो बुलडोजर आए हुए थे और थड़ियां तोड़ी जा रही थी। और हम वहां पर पहुंचे तो बहुत पुलिस फोर्स, बहुत सारी पुलिस फोर्स, बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी के जो मुलाजिम वो, और काफी मतलब बहुत केओस था वहां पर। और हम उस समय कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि इतनी फोर्सेस और इतने सारे वहां पर लोग थे। लेकिन उन्होंने जो एक सरकारी डेयरी होती है ना, उसका भी बीच में स्टॉल लगा था, उस स्टॉल को उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप ये फर्क देखिए, जो सरकारी डेयरी का बीच में फुटपाथ पे स्टॉल लगा है, उस स्टॉल को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। हालांकि वो भी उसी बाकी की श्रेणी में ही थी, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया, बाकी सारी झड़ियां उन्होंने तोड़ दी। अच्छा, अब कानून के हिसाब से तो ये नहीं हो सकता था, कानून के हिसाब से तो ये गैर कानूनी है। तो हम उसके बाद पुलिस स्टेशन गए, वो वेंडर्स को लेके हमने पुलिस में जाके कहा कि आप हमारी FIR लॉन्च कीजिए क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। तो पुलिस हंसने लग गई। पुलिस कहती कौन सा कानून लाए हो आप? तो हमने उनको दिखाया कानून कि भाई ये कानून है। कहती ये कहाँ का कानून है? हमने कहा देश की संसद ने पास किया है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि वो हम पर हंस रहे हैं कि ये कौन सा कानून है, ये हमारे यहाँ लागू नहीं होता। मैंने कहा आपके यहाँ कैसे लागू नहीं होता? आप भाई राजस्थान जो है, मेरी जहां तक नॉलेज है वो तो अभी तक हिंदुस्तान में ही है, पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन वो उन्होंने हमारी FIR लॉन्च नहीं की। आप ये देखिए। उसके बाद हम राजस्थान के हाईकोर्ट गए और आप यकीन नहीं मानेंगे, हाईकोर्ट ने बोला कि ये कानून राजस्थान में लागू नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट है कि ये कानून हमारे यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि ये राजस्थान में नोटिफाई नहीं हुआ। अब ये कानून मार्च में कानून देश की संसद ने पास किया। 1 मई को केंद्र सरकार ने इस कानून को नोटिफाई कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये राजस्थान में अलग से तो नोटिफाई नहीं हुआ। भाई अलग से क्यों नोटिफाई होगा जब देश के केंद्र सरकार ने पूरे देश में नोटिफाई कर दिया, तो नोटिफाई हो गया। अच्छा, फिर हमने राजस्थान से एक राज्यसभा के MP थे, उनको हमने अप्रोच करके संसद में प्रश्न उठवाया कि आप हमारे भी हमसे आपकी रिक्वेस्ट है कि ये आप प्लीज पूछिए संसद में कि ये नोटिफाइड है या नहीं है। हालांकि नोटिफिकेशन तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था। उन्होंने सवाल उठा, मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल जी, ये कानून पूरे देश में लागू है। फिर हम उसको लेकर के वो जवाब को, नोटिफिकेशन को, हाईकोर्ट की जजमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट का तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेकार है। लेकिन जो जजमेंट एक दिन में मतलब उनको दे देनी चाहिए थी नोटिफिकेशन देके कि कानून लागू है,
वो जजमेंट देने में उन्होंने 1 साल लगाया, और वो जजमेंट क्लियर नहीं दी उन्होंने। वो 6 महीने तक एडजर्नमेंट होती रही, 8 महीने तक। उसके बाद राजस्थान सरकार को समझ में आ गया भाई अब तो कुछ इसमें चारा नहीं है, तो राजस्थान सरकार ने इतने में उस कानून के अंडर रूल्स और स्कीम बना दिए। और फिर समर वेकेशन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट बैठी, उन्होंने कहा ये तो अब जो रिट पिटिशन है ये तो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, क्योंकि जो राज्य सरकार है उसने तो रूल्स और स्कीम तो बना ही ली है, तो अब ये जजमेंट का, ये रिट पिटिशन का हम क्या करेंगे, इसको डिस्पोज कर देते हैं। तो उन्होंने जजमेंट में ये नहीं लिखा कि ये कानून वहां पे लागू है, उन्होंने बस ये लिख दिया कि राज्य सरकार का वकील बोलता है कि वहां पर कानून के अंडर उन्होंने लागू करने के लिए ये स्टेप्स उठाए हैं, इनका वकील ये बोल रहा है, ऑन दीज टर्म्स वी डिस्पोज ऑफ द पिटिशन। मतलब ये हमारे देश का जो न्याय। जबकि सुप्रीम कोर्ट तो एक स्टेट का एग्जांपल ले रहा है, तो एटलीस्ट वो जजमेंट देता, तो उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह पे वो चीज हो जाती ना लागू। तो लेकिन ये जो, अगर वो एक हाँ बोल देता तो। हाँ बिल्कुल, ये जो हुआ, इसके बाद मेरे मन में ये बात आई कि एक राज्य के लिए हमें 1 साल 2 साल जो था वो इतनी ज्यादा दौड़ा भागी और इतनी ज्यादा कवायद करनी पड़ी, और फाइनली ये इतनी वीक सी जजमेंट जो थी वो पास हुई। हालांकि चलो ठीक है कि उन्होंने एटलीस्ट वो उस तरफ चले, वो इम्प्लीमेंटेशन करने की तरफ राज्य सरकार चल पड़ी। पर हमारे देश में अगर 28 राज्य हैं तो मतलब 28 साल तो हमारे निकल जाएंगे इसमें कानून को लागू कराने में। तो इस वजह से फिर हमने ये सोचा कि अच्छा हम ऐसा एक इंडेक्स बनाएं जिससे रिपोर्ट सामने आए कि भाई अलग अलग राज्य सरकारों ने इसमें क्या किया है, एक बात। दूसरा ये कि इंडेक्स इज ऑल्सो अ कंपैरेटिव टैबुलेशन, कि भाई एक ने ये किया, दूसरे ने क्या किया, उसने तीसरे ने नहीं किया, तो एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, अच्छी प्रतिस्पर्धा बनेगी उसके लिए। हाँ, तो एक अच्छी प्रतिस्पर्धा बनेगी कि भाई इस राज्य ने किया, उसने नहीं किया, और दूसरा किसने कहाँ तक किया। तो ये सोच करके हमने एक इंडेक्स लाने की बात सोची। तो मेरे को इसमें सहयोग मिला, जो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है वहां पर एक मेरे प्रोफेसर थे युगांग गोयल, तो उनके साथ, वो एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने मेरी इसमें मदद की। उन्होंने ये जो इंडेक्स के अलग अलग पैरामीटर्स थे, उसमें उसकी कितनी वेटेज होनी चाहिए और किस तरह से ये इंडेक्स बनना चाहिए, उसमें उन्होंने हमको डिजाइन करने में हेल्प की। और फिर हम ये इसका पहला जो वॉल्यूम था वो 2017 में लाए, और फिर 2019 में ये दूसरा वॉल्यूम हम लेकर के आए। और मैं कहूंगा हमारे श्रोताओं को जो भी देखें, बहुत ही उम्दा रिपोर्ट है। जिनको थोड़ा सा भी इस फील्ड में इंटरेस्ट हो तो ये रिपोर्ट जरूर पढ़े। हाँ, हम लिंक करेंगे एपिसोड पेज पर। हाँ, तो प्रशांत कुछ बताएंगे इसमें कौन से, किस टाइप के फैक्टर्स हैं संक्षेप में, जिससे कि पता पड़ सके, और कौन से राज्य कुछ अच्छा कर रहे हैं इस पर? हाँ, अच्छा करने वाले राज्य एक्चुअली बहुत कम है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस कानून की यही है, क्योंकि इसमें कहीं कोई किसी किस्म का सरकार के ऊपर, यानी कि जो म्युनिसिपैलिटी की बॉडीज हैं या फिर राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार को इसमें एक तो स्कीम बनानी थी और एक रूल्स बनाने थे, तो 6 महीने और साल में बनाने हैं। लेकिन अगर वो ना बनाए तो उसके ना बनाने की सूरत में कोई कॉन्सिक्वेंसेज उसमें नहीं है। हाँ, एक बात। इसी तरह से सर्वे करना है, टाउन वेंडिंग कमेटी इस एक्ट का मुख्य फीचर है कि इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी होगी। तो टाउन वेंडिंग कमेटी जो है वो एक तरह की पार्टिसिपेटरी बॉडी है, उसमें 40% वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब कि वेंडर के इलेक्शन होंगे। तो ये कानून बहुत ही पेचीदा है, बहुत पेचीदा है। मतलब आप पहले तो वेंडर्स के इलेक्शन कराएंगे, फिर उसमें से 40% वेंडर आएंगे, फिर आप बाकी के कुछ और नॉमिनेशंस लोगों को लेकर आएंगे, और फिर एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाएंगे। फिर टाउन वेंडिंग कमेटी जो है वो सर्वे करेगी, और सर्वे करने के बाद उनको लाइसेंस देगी। तो जो हमारे देश में जितने कस्बे और शहर हैं, उसमें से 2/3 ने टाउन वेंडिंग कमेटी नहीं बनाई हुई थी। अच्छा। तो मतलब आप ये पिछले साल का आंकड़ा, 20 साल हम फिर से देख रहे हैं कि कहाँ तक ये आंकड़ा पहुंचा है, पर पिछले साल का आंकड़ा ये है कि 2/3 ने तो अभी तक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया था। तो मतलब, और काफी सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें अभी तक उन्होंने रूल्स और स्कीम भी नहीं बनाई है। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन मेरे को इस बात से हैरानी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का कानून है ऐसा होना ही था। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम बताता हूं जो एक दूसरी चीज में बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दिल्ली शहर में गाड़ियों की पार्किंग कैसे होती है? तो दिल्ली शहर में जैसे जहां पर कमर्शियल मार्केट्स हैं उनके आसपास में एमसीडी ने पार्किंग के लिए आजकल क्या सिस्टम कर दिया है कि वो
वहां पर उस पट्टी एक चिन्हित कर देते हैं, डिमार्केट कर देते हैं कि यहाँ गाड़ियों की इतनी पार्किंग की जगह है, ठीक है, उसको वो ऑक्शन कर देते हैं। तो वो भी हाईएस्ट उसका बिडर है, उसको वो महीने का 40,000 रुपए या 50,000 रुपए के हिसाब से, जो भी उसका वहां का जगह का कीमत है उसके हिसाब से वो उसे लीज पे दे देते हैं। और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर अपने 1-2 लोगों को रख के, और टिकटिंग मशीन, तो एमसीडी उसमें तय कर देती है कि भाई आप 20 रुपए घंटा लेंगे या उससे ज्यादा नहीं लेंगे, ऐसा कुछ, और वो पर घंटे के हिसाब से गाड़ियों की पार्किंग का चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि इस पूरे सिस्टम में, ठीक है, बेसिकली गाड़ी की पार्किंग क्या है, वो भी पब्लिक स्पेस का प्राइवेट यूज है, तो वो भी तो उसमें कौन सी टाउन वेंडिंग कमेटी है क्या? जो गाड़ी के मालिक हैं उनकी क्या कोई इलेक्शन करा के टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई? नहीं। तो मालूम नहीं कि ये जो आपने कहा ना जुडिशियल फेलियर, ये पॉलिसी फेलियर तो सिर्फ न केवल जुडिशरी का है बल्कि विधायिका का भी है और हमारे कार्यपालिका का भी है। तो कानून, मतलब कैसा कानून आप लेकर आए? आप सिंपल से उसको क्यों आपने ऑक्शन, आप उसको भी बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि ये काम उनसे बेसिकली ये टाउन प्लानिंग का फंक्शन है। आप कहाँ पे कितने लोग अलाउ करना चाहते हैं, हाँ। आप वहां पे गाड़ियां लगा के स्ट्रीट वेंडिंग अलाउ करने देना चाहते हैं, या क्या लगाना, खाने का स्टॉल जहाँ पे आप शायद लगा रहे हैं वहां पे आप कोई धुएं वाली चीजें नहीं लगाना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये टाउन प्लानिंग फंक्शन है, म्युनिसिपैलिटी को देख के खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। अरे भाई, आपने जब गाड़ी की पार्किंग ऑक्शन कर दी तो आप स्ट्रीट वेंडिंग के स्टॉल भी ऑक्शन कर दीजिए ना, वो भी आप ऑक्शन कर दीजिए, और या फिर आप उसको किसी एसोसिएशन को लीज में दे दीजिए। आप एक एक स्ट्रीट वेंडर से कब पैसा लेंगे, कैसे लेंगे, कहाँ तक आप इन्फोर्स करते रहेंगे उसको? और इन्फोर्समेंट का जो कॉस्ट है वो आपके रेवेन्यू से कहीं ज्यादा हो जाएगा। अभी आप उसको कॉस्ट को देखिए, अब वो सर्वे कराने के चक्कर में फंसे हुए हैं, इलेक्शन कराने के। अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्या आएगा, मुर्गी आएगी या अंडा आएगा, माने कि पहले टाउन वेंडिंग कमेटी आएगी या फिर पहले सर्वे आएगा। क्योंकि सर्वे कौन कराएगा? टाउन वेंडिंग कमेटी। लेकिन टाउन वेंडिंग कमेटी तो तब बनेगी जब इलेक्शन होगा। इलेक्शन तब होगा जब वोटर लिस्ट होगी, और वोटर लिस्ट तभी हो सकती है कि जब सर्वे होगा। अरे यार, हाँ। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा भला करने वाले वो जो उस टाइम पे काफी एनएसी वगैरह टाइप लोग थे ना, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के नाम पे उन्होंने जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बजाय इसके कि एक एजेंसी की ठीक से जिम्मेदारी बनाई है। बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना। ये वही लोग हैं जो कि अच्छी नेक नियति से चलने वाले लोग हैं, लेकिन वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सीधा नरक को जाता है। तो किसी ने कहा था ना कि रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। गुड इंटेंशंस नेवर मेक गुड पॉलिसी। तो हाँ, ये उसी का से एक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं प्रशांत। एक ये बात बताइए कि ये जो प्रॉब्लम है जो रेगुलेशन का, वो सिर्फ भारत का तो नहीं है, दूसरे देशों में भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, दूसरे देशों में भी इसे मैनेज किया जाता हो। तो कुछ उदाहरण है दूसरे देशों के जो बेहतर उदाहरण है जिससे हम सीख ले सकते हैं? दूसरे देशों का, हाँ, ये ऑक्शन करने वाला मेरे को ये याद नहीं है कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सी काउंटी का एग्जांपल था, लेकिन एक्चुअली काफी सारे देशों में तो इस तरह की प्लानिंग की बात होती है कि प्लानिंग करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा। तो एक बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर मेरे को मिला था यूएस का, एक केटल्स करके एक ऑथर ने लिखा था। उन्होंने 2 वेंडिंग जोन्स को कंपेयर किया था। तो वो आमने सामने वेंडिंग जोन थे, एक सड़क के एक तरफ था और दूसरा सड़क के दूसरी तरफ। तो जो इस तरफ वाला था वो रेगुलेटेड था, उसे वहां की म्यूनिसिपैलिटी ने किसी एनजीओ को हायर किया कि जो वहां प्लानिंग करेगी और प्लान करके कौन कहाँ बैठेगा, कैसे एलोकेट होगा लाइसेंस, वो सब करेगी। और सामने का जो था वो अनरेगुलेटेड था। तो उन्होंने ये पाया कि जो अनरेगुलेटेड है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि उसमें एक तो बिल्कुल खर्चा नहीं आया, दूसरा उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। देयर वर 2 नॉर्म्स, तो उन्होंने अपने आप एक नॉर्म्स इवॉल्व कर रखे थे कि कौन कहाँ बैठेगा, ये उन नॉर्म्स के बदौलत तय होता था। तो पहला नॉर्म था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो कुछ स्पॉट्स ऐसे थे कि जहां पर जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, और कुछ ऐसे थे कि जहां पर लॉन्ग टर्म वेंडर्स थे जो बहुत पुराने बैठे हैं, तो वो जहां पर बैठते थे वो उनके स्पॉट को कोई और नहीं लेता था। अब मजेदार बात है कि उनके बीच में कोई पट्टा नहीं है, कोई फॉर्मल टाइटल नहीं है उनका, लेकिन
ये नॉर्म्स जो थे वो आपस में एनफोर्स हो रहे थे। तो ये बड़ी मजेदार बात है। अब मैंने नहीं, और वो हिंदुस्तान में भी होते हैं। देखिए, कोई आदमी बहुत दिनों से कोई रेडी लगा रहा होता है तो उसको कोई हटाता नहीं है, अगर कोई नई रेडी वाला उसकी जगह पे बैठता नहीं है जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी मतलब अपने आप में हालांकि बहुत कॉमन बात है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है और बड़ी मजेदार बात है। और इस बात को हम बड़ा अंडर अप्रिशिएट करते हैं। ये बड़ी खास बात है कि बिना पुलिस के, बिना रेगुलेशन के, इसका कोई लीगल राइट नहीं है। हाँ बिल्कुल, कि आपके जो नॉर्म है वो लॉ से ज्यादा स्ट्रांग है। वो लॉ से ज्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल है। और अगर वो है स्ट्रांग, अगर आपके पास वो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो भाई फिर आपको ये ऐसे वाहियात इंस्टीट्यूशंस आने की क्या जरूरत है? आप तो इनको एनफोर्स करिए। और आप मेरी बात पे वापस अगर वो आप बात याद करें, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रॉब्लम क्या थी और कानून किस लिए बनाया। प्रॉब्लम तो ये थी कि हमें प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? पुलिस से और एमसीडी से। हम ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे का उनका झगड़ा है। आपस में एक दूसरे का उनका झगड़ा नहीं है। उन्हें कौन दे रहा है प्रॉब्लम? तो आपके लोग दे रहे हैं, आपको उनसे प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट स्टेट से चाहिए था, ना कि बाकी लोगों से। हमें ना सिटीजन्स तंग करते हैं बेसिकली, सिर्फ कभी कोई एक गाड़ी वाला आके तंग करेगा या फिर पुलिस वाला या फिर जज तंग करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कानून उन्हीं सबसे हमको प्रोटेक्शन इन लोगों के लिए चाहिए था। और मुझे लगता है यहाँ देखिए, आपने भी जैसे बोला, मल्टीपल एग्जांपल्स दिए। अब एक गड़बड़ ये भी हुई, अगर हर टाउन हर सिटी अपने नॉर्म्स के हिसाब से ये चीज बनाए, एक सेंट्रल लॉ पूरे हिंदुस्तान में आप लगा दें इस टाइप की चीज के लिए, तो बेवकूफाना हरकत है। बिल्कुल। सौरभ, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग 2-3 चीजें बताता हूँ जो मैंने पता की। तो एक तो हमारे एक वेंडर लीडर थे जयपुर में, वो पहले सूरत में अपनी लारी लगाते थे। तो उन्होंने कहा मैं सूरत से जयपुर आ गया। मैंने कहा लेकिन आप चला चलाया बिजनेस सूरत से छोड़कर क्यों आए? कहते नहीं, मैंने वो बेच दिया। 1990 सन में उन्होंने अपनी लारी, चला चलाया बिजनेस, मतलब वो उन्होंने 1 लाख रुपए का बेचा। अब ये बात ध्यान देने की है कि उन्होंने लारी की कीमत 1 लाख नहीं थी। लारी जहां पर खड़ी होती है वहां पर खड़े होकर के अपना स्ट्रीट वेंडिंग का जो राइट था, जो कि लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है, वो राइट उन्होंने 1 लाख रुपए का बेचा। ठीक है, ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। गौतम नगर में हमने अभी वेंडर्स के लिए थोड़ा बहुत काम किया। उनके 1-2 केसेस में हमने उनकी मदद की। तो मेरे को पता चला कि एक वेंडर ऐसा है जो अभी कुछ साल पहले 2 लाख रुपए में आकर के उसने ये स्पॉट खरीदा। अगेन कोई फॉर्मल टाइटल नहीं है, उसने वो स्पॉट आकर खरीदा और वो वहां पर आके बिजनेस कर रहा है। अब तीसरा एग्जांपल देता हूँ जो सबसे ज्यादा रोचक है। वो ये है कि पश्चिम दिल्ली में बहुत सारे वीकली मार्केट्स लगते हैं। साउथ दिल्ली में तो काफी कम हो गए हैं, लेकिन पश्चिम दिल्ली में बहुत सारे अभी भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जो आप बहुत बात कर रहे थे ना, बुध बाजार। ऐसे पटेल नगर में एक शुक्र बाजार लगता है। मैंने किससे पूछा, जो वहां पर ये क्या होता है कि शुक्रवार की शाम को ट्रकों में बहुत सारे टेबल्स आते हैं और वो टेबल्स के ऊपर वो बैठ करके वहां पर वो अपना काम करते हैं, ये बेचने का काम करते हैं। और सुबह फिर अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाएं तो वो ट्रकों में ये टेबल वापस फोल्ड करके और जा रहे होते हैं वापस। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा अगर यहाँ पे जो टेबल लगाना हो ये कैसे बन सकते हैं अगर किसी को वेंडर बनना हो? तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और कहता हाँ कोई बात नहीं, मैं आपका करवा दूंगा। तो मैंने उससे ये बोला कि नहीं, मेरे को नहीं करना है। मैंने कहा अच्छा लेकिन बताइए तो सही कितना खर्चा आएगा? कहता नहीं मैं करा दूंगा। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? कहता मैं अगर अपना ये छोड़ना होगा काम तो मैं उससे सेटिंग करा लूंगा, वो आपको ट्रांसफर कर देगा और 75,000 रुपए में हो जाएगा। तो आप ये देखो कि हफ्ते में 3 घंटे, once a week for 3 hours, right to sell at that spot which is not yours, वो आपकी जगह नहीं है, लेकिन वहां पर बैठ करके बेचने का जो राइट है वो ट्रांसफर हो रहा है इन परपेचुटी फॉर 75,000 रुपीज। इतना जबरदस्त रेवेन्यू मेकिंग अपॉर्चुनिटी भी है म्युनिसिपैलिटी के लिए। हाँ बिल्कुल। और आप ये सोचो ना कि जैसे मान लीजिए हमने कहा दिल्ली में 2.5 लाख वेंडर हैं, अगर एक वेंडर पुलिस वाले को और म्युनिसिपैलिटी को 3,000 रुपए महीना दे रहा है, आप नाना करते 1,000 रुपए भी एवरेज का अगर लगाएं तो 1,000 इंटू 2.5 लाख, मैं तो गिन नहीं सकता कितने जीरो हो गए। ये तो 1 महीने का रेवेन्यू होगा म्युनिसिपैलिटी का, और अगर 12 से गुणा करें तो और ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन वो रेवेन्यू छोड़ रहे हैं, वो ले ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनके लोगों की जेबें भरनी है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा प्रशांत आपने, तो कि ये तो एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी भी है जो हम लोग खो रहे हैं, और बजाय इसको सकारात्मक रूप से देखने के लिए हम लोग और किसी लीगल हैसल में ही फंस गए हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है।
तो प्रशांत, अंत में और कुछ एक दो चीज आप कहना चाहेंगे जो आपको लगता है ठीक किया जाना चाहिए, या फिर इस एक्ट में कुछ बदलाव लाना चाहेंगे आप जिससे कि कुछ बेहतर हो सके? या फिर मेरी सजेशन प्रणय, मतलब ये लॉ शायद खारिज कर देना चाहिए। हाँ, वो भी। क्या आपको वो लगता है? मैं तो ये कहूंगा कि कानून लेकर आइए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पुलिस एंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट और उसमें अच्छा। कि अगर कोई हैरेस कर रहा है या कुछ इस तरह से कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकें या उसके खिलाफ कोई जुर्माना हो सके, एक बात। और दूसरी बात, बाकी सिस्टम तो जैसे उन्होंने गाड़ी की पार्किंग के लिए किया, इससे मिलता जुलता सिस्टम डिजाइन किया जा सकता है बड़े आराम से और आसानी से। और इसको और भी लोकलाइज किया जा सकता है। आप मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यूए को ये राइट दे दीजिए, उनको ये राइट दे दीजिए कि वो अपने यहाँ पर कैसे और शायद हर जगह के लिए कुछ अलग करना पड़े। मेरे को ओवरऑल जो ये बातचीत से ये चीज समझ में आई, अगर सरकार एक नेगेटिव राइट बना देती है, सिर्फ सिंपल ये कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको जगह कैसे मिलेगी ये हम क्यों डिसाइड करें? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हम आपका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो प्रोसीजर चाहिए दुकानदारी करने का, वो थोड़ी दिल्ली में बैठ के करने की जरूरत है। वो हर जगह की म्युनिसिपैलिटी खुद से निपटे, लेकिन वो खुद से निपटे या ना निपटे, निकालने का हक नहीं देंगे आपको जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के साथ, है ना? तो अगर ये इस तरह से दो तरह से समझा जाए इस चीज को, तो केंद्र सरकार को सिर्फ ये रूल बनाना चाहिए था कि लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, लेकिन उनको बिजनेस का एनेबलमेंट का क्या रूल्स होने चाहिए और क्या उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, वो हर म्युनिसिपैलिटी, हर नुक्कड़ अपने आप में समझे, उससे क्या मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ये एक अच्छा तरीका होगा अगर ये लॉ को सिंप्लीफाई कर दिया जाए पार्लियामेंट लेवल पे और हर जगह पे, और वो फिर उनका इंसेंटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर वो रूल नहीं बनाएंगे तो फिर उनके ऊपर सरदर्दी होगी कि फिर हम रेगुलेट कैसे करें। अच्छा, तो वो अपने आप उनको करना पड़ेगा। कोई बड़ी और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो हम ये सोचते हैं कि स्ट्रीट वेंडर बेचारे बड़े गरीब हैं और बहुत ही दयनीय हालत में, और स्ट्रीट वेंडर का मतलब जो एक फटा हुआ कुर्ता और धोती पहने हुए बंदा कोई रेडी खींच रहा है, तो स्ट्रीट वेंडर ऐसा नहीं होता। आप दिल्ली के T3 टर्मिनल पर आए हैं, जो कियोस्क है वो भी तो एक स्ट्रीट वेंडर है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, वहां पर वो वेंडर बैठा है, वो स्ट्रीट वेंडर है, क्योंकि उसकी जगह तो है नहीं, बिल्कुल उसका मालिकाना हक नहीं है, टेम्परेरी सेटअप है जो कियोस्क है, तो वो स्ट्रीट वेंडर है। सुप्रीम कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे कई ऐसे दुकानदार हैं जो बैठे हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट के गलियारे के अंदर एक बंदा जो है वो वकीलों का बैंड बेच रहा है, उसके पास कोई सेटअप नहीं है, स्ट्रीट वेंडर है। ये आपके नाक के नीचे स्ट्रीट बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है, आप दुनिया को बता रहे हैं स्ट्रीट वेंडर। अभी 2015 में एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के सड़क पार एक एनडीएमसी का स्टॉल था, एनडीएमसी ने उसको वहां से हटाने का नोटिस दे दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास बेचारा बंदा आया, वो कहता है कि मैं 1962 से 1962 से 1982 तक मैं चांदनी चौक में स्ट्रीट वेंडिंग का काम करता था, फिर मेरे को हटा करके उन्होंने यहाँ पर थरेजा कमेटी ने अलॉट किया 1982 में, अब मेरे को ये 2010 में फिर से हटा रहे हैं, तो मेरे को क्यों हटा रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को एनडीएमसी ने बोला भाई इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए हटा रहे हैं। अरे, और सील्ड एनवलप, प्रणय उसको सील्ड एनवलप जो था को दिया कि ये एक ऐसा एविडेंस है जो हम दिखा नहीं सकते, ये सील्ड एनवलप जज को दिया कि इसमें एविडेंस है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इसे क्यों हटा रहे हैं। आप सर पीटने का मन करता है कि हमारे देश का जो न्यायिक व्यवस्था का हाल है। अरे सुप्रीम कोर्ट में हजारों गाड़ियां पार्क होती हैं वकीलों की, रोज उसके सामने होती है। सुप्रीम कोर्ट में जहाँ जज बैठते हैं ना, चीफ जस्टिस का कोर्ट, वो सीढ़ियां चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है, तो सीढ़ियों के नीचे उसके ठीक नीचे कैंटीन है, वहां पर वेंडर बैठते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे वेंडर है जो स्टेशनरी खाने पीने का सामान बेचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में वेंडर बैठता है जो बैंड बेचता है, और ये वेंडर बेचारा कहाँ से नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो गया, आप बताइए। बहुत ही मतलब समझ नहीं सकते इसको। काफका एक और नॉवल लिख लेता अगर यहाँ आता तो ये ऐसा हाल था। ये मतलब हम हंस रहे हैं और मेरे ख्याल से ये वैसी वाली हंसी है जिसमें रोने की जगह हंस लें थोड़ा। बिल्कुल। ये वैसी वाली हंसी निकल रही है। तो नहीं, बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपने बहुत ही पैशन के साथ ये सब्जेक्ट हमारे साथ शेयर किया, तो बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रशांत। थैंक यू सौरभ, थैंक यू प्रणय। उम्मीद है आपको भी मजा आया।
यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors this week, HDFC Life and Paytm Money. If you have a brand and you think that podcasting would work well for you and your brand, then please do get in touch with you. We are always looking for new brands to bring on board. And let me tell you a couple of things that you should check out this week. On IVM Likes is Abbas's last episode as an IVM staffer. Join him, Ritika and Antariksh as they talk about movies which have multiple plot lines that come together in the end. On Football Shutball, Karthik, Gaurav and Simram give their predictions for this year's round of 16 of the Champions League. On our Kannada podcast, Hale Harate, space entrepreneur Narayan Prasad joins Pawan and Ganesh to shed light on SpaceX, to space tourism and satellite warfare. On Geek Fruit, Tejas, Dinkar and Jishnu talk about the announcement of the new Mortal Kombat animated movie. On Storytellers and Storysellers, Vineet is joined by the man who manages Bhuvan Baum, Rohit Raj, and the head of TVF Play at The Viral Fever, Vinay Pillai, to talk about the growth of the online digital space. Thanks and keep listening. Hi, I'm Sarayu Natarajan. And I'm Alok Prasanna Kumar. And we are the hosts of the Ganatantra podcast. On this podcast, we speak to academics, social scientists, journalists, and activists to find out what's actually going on in Indian politics. On this podcast, we stay away from personality politics, intrigue, and gossip, and instead focus on the data, research, and analysis that drives all this. So tune in to the Ganatantra podcast, where new episodes are out every Wednesday on the IVM Podcast app, website, or wherever you listen to your podcasts.